द कंपनी ऑफ अलीबाबा इंट्रोडक्शन करता हूं दोस्त। अगर तू किसी सरकार या किसी नेता से बदलाव की अपेक्षा रखता है तो तू वाकई में मूर्ख है, क्योंकि इसी सोच में तेरा और तेरे देश का, तेरा सबका पतन है। अगर तू बदलाव चाहता है तो उसकी शुरुआत तू कर और अपना संगठन बनाकर बदलाव की शुरुआत कर दे, क्योंकि शायद दुनिया तुझसे ही बदलाव की अपेक्षा रखती है। कभी भी दूसरे या भगवान के भरोसे मत बैठो दोस्तों। क्या पता भगवान या दूसरे आपके भरोसे पर बैठे हो। ये मैंने नहीं कहा, ये द माउंटेन मैन दशरथ मांझी ने कहा था, जिसने अपनी जिंदगी में पूरा पहाड़ अकेले छेनी और हथौड़े से तोड़ दिया था। दोस्तों आज मैं अलीबाबा, द कंपनी ऑफ अलीबाबा की स्टोरी लेकर आया हूं, जो एक बिल्कुल ऐसे आदमी ने शुरुआत की थी और एक चीन की दुनिया की बड़ी टेक जायंट कंपनी बन गई दोस्तों। तो पहला चैप्टर शुरू करते हैं। चीन में आर्थिक रिफॉर्म के दौर में अलीबाबा कंपनी की नींव कैसे रखी गई। साल 1999 में चीन के हांगझोउ शहर में एक साधारण अपार्टमेंट में एक ऐसी कंपनी की फाउंडेशन रखी गई जिसने दुनिया के ई कॉमर्स की तस्वीर को हमेशा के लिए बदल दिया। और यह कंपनी थी अलीबाबा, द कंपनी ऑफ अलीबाबा, जिसे 18 को फाउंडर्स की एक छोटी सी टीम ने शुरू किया, जिसमें जैक मा एक बड़ी इंस्पिरेशन और कंपनी की बहुत बड़ी पावर ही जैक मा थी। अलीबाबा जैक मा, उनकी बायोग्राफी सीरीज जब शुरू करूंगा तब उनकी बायोग्राफी लेकर आऊंगा। उस समय का चाइना इकोनॉमिक रिफॉर्म के एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा था। साल 1990 के दशक के अंत में देश धीरे धीरे पूरी दुनिया में व्यापार करने के लिए खुल रहा था, लेकिन इंटरनेट का उपयोग अभी लिमिटेड था, व्यापक नहीं था। केवल कुछ लाख लोग ही, पूरे देश में कुछ लाख लोग ही, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, उस देश में भी कुछ लाखों की तादाद में ही लोग इंटरनेट से परिचित थे। और अधिक से ज्यादा चाइनीज बिजनेसेस, उनको ऑनलाइन बिजनेस करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इस माहौल में अलीबाबा ने एक साहसिक मिशन अपनाया कि छोटे और मध्यम व्यवसाय यानी एसएमईज, हमारे यहाँ एमएसएमईज होते हैं, इसी तरह स्मॉल एंड मिडिल एंटरप्राइजेज यानी एसएमईज को इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के खरीदारों से जोड़ना होगा, ऐसा कंपनी ऑफ अलीबाबा का मिशन था। वैसे कंपनी का नाम अलीबाबा नाम अरेबियन नाइट्स की कहानी अलीबाबा और 40 चोर से इंस्पायर था। यह नाम एक जादुई दरवाजे का सिंबल था, जो छोटे व्यवसायों को पूरी दुनिया में व्यापार के नए अवसरों तक ले जा सकता था। कंपनी का शुरुआती मॉडल B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस था, जिसका उद्देश्य चाइनीज निर्माताओं को विदेशी खरीदारों से जोड़ना था। यह अलीबाबा का पहला बिजनेस टू बिजनेस मॉडल था। अब एक एग्जाम्पल के लिए एक हांगझोउ का छोटा कारखाना जो खिलौने बनाता था, अब आसानी से अमेरिका या यूरोप या पूरी दुनिया तक अपनी प्रोडक्ट पहुंचा सकता था। यह अलीबाबा की सर्विस थी दोस्तों। ये विचार उस समय रिवोल्यूशनरी था, क्योंकि ज्यादातर चाइनीज बिजनेस लोकल बाजारों तक सीमित थे। शुरुआत में अलीबाबा की राह भी आसान नहीं थी। कंपनी के पास न तो पर्याप्त पैसा था और न ही एडवांस टेक्नोलॉजी संसाधन। हांगझोउ के अपार्टमेंट में जहां अलीबाबा का पहला ऑफिस था, पुराने कंप्यूटर और स्लो इंटरनेट कनेक्शन ही उपलब्ध थे। तो फाउंडर्स, जिन्हें 18 अरहट्स के नाम से जाना गया, उन्होंने दिन रात मेहनत की थी दोस्तों। उनकी स्ट्रेटेजी सिंपल थी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो उपयोग में आसान, सस्ता और विश्वसनीय होना चाहिए। अलीबाबा ने छोटे व्यवसायों को मुफ्त में अपनी प्रोफाइल लिस्ट करने की सुविधा दी, फीचर दिया, जिससे वे पूरी दुनिया के खरीदारों तक पहुंच सके और अपना बिक्री बढ़ा सके। साल 1999 में अलीबाबा को एक महत्वपूर्ण अवसर मिला जब गोल्डमैन सैक्स ने कंपनी में $5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। ये इन्वेस्टमेंट उस समय के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी अलीबाबा के लिए, क्योंकि ये दिखाता था कि दुनिया के इन्वेस्टर अलीबाबा के दृष्टिकोण, अलीबाबा के विजन पर भरोसा कर रहे थे। दोस्तों साल 2000 में जापान की सॉफ्टबैंक ने भी $20 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया अलीबाबा में, जिसने कंपनी को अपने टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और अधिक व्यवसायों को जोड़ने का अवसर दिया। इन पैसों की संसाधन ने, इन सारे इन्वेस्टमेंट्स ने अलीबाबा को अपनी सर्विस का एक्सपेंशन करने और दुनिया के बाजार में अपनी पहचान बनाने की पावर, शक्ति और सामर्थ्य दिया। अलीबाबा की यह शुरुआत केवल एक कंपनी की स्थापना नहीं थी दोस्तों, ये एक ऐसी रिवॉल्यूशन की एक ऐसे इंकलाब की शुरुआत थी
जो छोटे व्यवसायों को पूरी दुनिया तक ले जाने का सपना देखती थी और जिम्मेवारी ले रही थी कि आप छोटे व्यवसाय चला रहे हो, मैं आपकी प्रोडक्ट पूरी दुनिया तक पहुंचाऊंगा, चाहे जितनी भी छोटी प्रोडक्ट हो। अलीबाबा कंपनी का कल्चर भी विश्वास, सहयोग और कस्टमर केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित था। उनका सिद्धांत यह था कि कस्टमर पहले, कर्मचारी दूसरे और शेयर होल्डर तीसरे। ये उनका सिद्धांत था। यही सिद्धांत अलीबाबा की फाउंडेशन का आधार बना। दोस्तों, हमारा ये पहला चैप्टर उस सपने की शुरुआत की कहानी है जो छोटे से अपार्टमेंट से शुरू होकर वैश्विक साम्राज्य बन गया अलीबाबा, उसकी कहानी। ये आसानी से हम सीख सकते हैं कि साहस, दृढ़ संकल्प और सही दृष्टिकोण के साथ विजन भी सही होना चाहिए, बदलाव का विजन होना चाहिए। कोई भी विचार, छोटा सा भी विचार दुनिया को बदल सकता है। ये हमने पहले चैप्टर में से सीखा। कुल 12 चैप्टर की बुक है दोस्तों, मेरी आई बुक कुल 12 चैप्टर की है। अब दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है अलीबाबा की शुरुआत ही धैर्य की जीत वाली स्ट्रैटेजी से हुई थी। धैर्य ही जीत है दोस्तों, धैर्य रखनी चाहिए। 1 मिनट में करोड़पति नहीं बन सकता कोई भी। 1 मिनट में बच्चा भी पैदा नहीं हो सकता, चाहे आप कितने भी कुछ भी कर लो, नहीं हो सकता। इसलिए धैर्य ही जीत है दोस्तों। यही स्ट्रैटेजी से अलीबाबा कंपनी दुनिया की बड़ी टेक जायंट में शामिल हो गई। तो दूसरा चैप्टर साल 1999 में हांगकांग के एक छोटे से अपार्टमेंट में अलीबाबा की फाउंडेशन के साथ एक साहसिक सपना शुरू हुआ था, लेकिन ये सपना हकीकत में बदलना इतना आसान नहीं था। अलीबाबा का टारगेट छोटे और मध्यम व्यवसायों को दुनिया के खरीदारों से जोड़ना था, लेकिन शुरुआती सालों में कंपनी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इंटरनेट की लोगों तक सीमित पहुंच, फाइनेंशियल क्राइसिस और व्यवसायों की ऑनलाइन व्यापार के प्रति अनिच्छा ने अलीबाबा के सामने एक मुसीबतों से बड़ा रास्ता खड़ा कर दिया। फिर भी कंपनी की दृढ़ता और स्ट्रेटेजी के दृष्टिकोण ने इसे इन तूफानों से आगे निकलने में मदद की। उस समय चीन में इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद कमजोर था दोस्तों। साल 1999 में देश में केवल कुछ लाख लोग ही इंटरनेट यूजर थे और अधिक से ज्यादा व्यवसायों को ऑनलाइन बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। हांगकांग जैसे शहरों में जहां अलीबाबा का हेडक्वार्टर था, मुख्यालय था, वहां भी इंटरनेट कनेक्शन धीमा और अविश्वसनीय था, कोई ठिकाना नहीं होता था। उस समय भी अलीबाबा की छोटी सी टीम पुराने कंप्यूटर और सीमित टेक्नोलॉजी संसाधनों के साथ काम करती थी। उनके ऑफिस में बुनियादी सुविधाएं, प्राइमरी फैसिलिटी नहीं थी और कभी कभी कर्मचारी अपने घरों से लाए गए फर्नीचर पर बैठकर काम करते थे। पावर कट और इंटरनेट की रुकावटें ये तो रोजमर्रा की साधारण बातें थी। दूसरी तरफ फाइनेंस की मुसीबतें भी कम नहीं थी। अलीबाबा ने अपने पहले 3 साल 1999 से लेकर 2002 तक बिना किसी रणनीति काम किया था। कंपनी अपने शुरुआती पैसे जो को फाउंडर्स की बचत और छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से आए थे उस पर निर्भर थी। 1999 में गोल्डमैन सैक्स ने $5 मिलियन और साल 2000 में सॉफ्ट बैंक जो कि जापान का था उसने $20 मिलियन का इन्वेस्टमेंट। एक राहत तो था अलीबाबा के लिए, लेकिन ये रकम कंपनी की महत्वाकांक्षा और बड़ी योजनाओं के लिए पर्याप्त नहीं था। बड़े पैसे चाहिए थे, बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए था। द कंपनी ऑफ अलीबाबा को अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने, कर्मचारियों को सैलरी देने और व्यवसायों को ऑनलाइन आकर्षित करने के लिए निरंतर इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। इस दौरान कंपनी ने नीति व्ययिता यानी सेविंग, नीति व्ययिता का मतलब होता है सेविंग की स्ट्रेटेजी अपनाई, जिसमें कर्मचारी सस्ते होटलों में रहते थे और लागत कम करने के लिए कंपनी ने हर संभव प्रयास किए। उस दौरान दोस्तों सबसे बड़ी मुश्किल थी व्यवसायों को ऑनलाइन व्यापार के लिए राजी करना, छोटे छोटे व्यवसायों को। उस समय अधिक से ज्यादा यानी 50% से ज्यादा 60% तक कह सकते हो आप, चीनी जो निर्माता थे, मैन्युफैक्चरर्स थे और छोटे व्यवसाय इंटरनेट को समझ ही नहीं रहे थे, इंटरनेट को नहीं समझते थे कि इंटरनेट क्या है, एक रियलिस्टिक चीज थी लेकिन समझ नहीं रहे थे, नई चीज थी। वे पारंपरिक व्यापार उसके तरीके जैसे व्यापार मेले, बाजार में अपना ठेका लगा लो और प्रोडक्ट बेचो, उन्हीं सारे पारंपरिक मॉडल पर और साक्षात मिलकर डील करने पर निर्भर थे। जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरर था तो वो साक्षात मिलकर डील करता था, ऑनलाइन डील नहीं होती थी। अब अलीबाबा की टीम को बार बार कारखानों और दुकानों में जाकर मालिकों को यह समझाना पड़ता था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनकी बिक्री को, सेल को लोकल से भी ज्यादा पूरी दुनिया तक ले जा सकता है। ऐसा समझाना पड़ा और फैक्ट्री के ओनर्स को कि आप ऑनलाइन आओ और बिजनेस अपनी प्रोडक्ट रखो, पूरी दुनिया तक आपकी प्रोडक्ट पहुंचेंगी।
उस वक्त ऐसा हर बिजनेसमैन को पर्सनली मिलकर सुन जाती थी और समझाती थी और नेगोशिएट करवाती थी। फिर भी कई बिजनेसमैन इस विचार को अव्यवहारिक मानते थे और कहते थे हमें इंटरनेट की जरूरत नहीं है, हम हमारे ग्राहक तो यही है। अलीबाबा ने इस चुनौती का धैर्य, धीरज और क्रिएटिविटी की स्ट्रेटेजी से किया, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि चाइना से भी ज्यादा पूरी दुनिया बहुत बड़ी बाजार है, इसलिए पूरी दुनिया में प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, चाइना में ही नहीं। लेकिन चीन की अलीबाबा कंपनी ने चीन का लोकल टू ग्लोबल जो हम आज कर रहे हैं वो उन्होंने उस वक्त कर दिया। दोस्तों, लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल स्टेज पर रखा उन्होंने, अलीबाबा ने, और वो काम उन्होंने धीरज, धैर्य और क्रिएटिविटी की स्ट्रेटेजी के साथ किया। और कई स्ट्रेटेजीज आपको सीखने को मिलेगी और सीखने के हेतु से ही उसी दृष्टिकोण के साथ इस आई बुक को एंजॉय करना। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए उन्होंने मुफ्त में प्रोफाइल लिस्टिंग की पेशकश की और छोटे व्यवसायों को दिखाया कि वैश्विक खरीदारों तक पहुंचने से उनकी बिक्री सेल बढ़ सकती है। इनको समझाया प्रैक्टिकली। जैसे अलीबाबा की शुरुआती सफलता अलीबाबा की उसकी संस्कृति में निहित थी, उसकी संस्कृति में पाई गई, जो सहयोग और कस्टमर केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित थी। उसकी संस्कृति ही कस्टमर केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित थी और सहयोग पर आधारित थी, सबका साथ सबका विकास। अब कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक परिवार की तरह माना, जिसमें कठिन समय में भी उनकी एकजुटता बनी रही। इसके कारण, अपने परिवारवाद के कारण, तो कठिन समय में भी कर्मचारी कंपनी से जुड़े रहे। अब अलीबाबा ने कस्टमर फर्स्ट उसके सिद्धांत को अपनाया, जिसके तहत प्लेटफॉर्म को यूजर फ्रेंडली और सस्ता बनाया गया। दोस्तों, कंपनी के फाउंडेशन के शुरुआती सालों में कंपनी ने छोटे छोटे कदमों से प्रगति की और धैर्य ही जीत वाली स्ट्रेटेजी थी उनकी, जैसे कि कुछ निर्माताओं को ऑनलाइन लाना और उन्हें विदेशी खरीदारों से जोड़ना। इन्हें छोटी छोटी विक्ट्री, छोटी छोटी जीतों ने, छोटे छोटे प्रयासों ने, छोटे छोटे माइलस्टोन ने अलीबाबा को विश्वास दिलाया कि उनका सपना अब संभव है, ये पॉसिबल है, ऐसा करना पॉसिबल है। छोटे जो लोकल बिजनेसमैन है उनको पूरी दुनिया के साथ जोड़ा जा सकता है इंटरनेट के जरिए। ई कॉमर्स का ये बिजनेस था उनका, अलीबाबा का। उन्होंने बाद में बहुत टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्टमेंट किया, इनोवेशन में भी बढ़ावा किया, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया। आगे बात करते हैं, तो इसमें हम सीख सकते हैं दोस्तों इस अध्याय से, मैं सिखाने के हेतु से ही आता हूँ। अगर आप कोई बिजनेस चलाते, दुकान चलाते हो या कुछ भी धंधा करते हो तो सीखने को मिलेगा, स्ट्रेटेजी अपनाओ। कई स्ट्रेटेजी में सिखाऊंगा इधर इस आई बुक में। तो हमने इसमें हम इस चैप्टर में हम सीख सकते हैं आसानी से कि हर बड़ी सफलता के पीछे कठिनाइयों का एक लंबा दौर होता है दोस्तों। ऐसे नहीं मिलती है सफलता, मुश्किलों मुसीबतों का ढेर हो जाता है और उसको पार करने के बाद सफलता का झंडा आप लहरा सकते हो। अब अलीबाबा की शुरुआती चैलेंजेस, मुश्किलें, मुसीबतें, सीमित टेक्नोलॉजी, पैसों की तंगी, भारी तंगी और बाजार की अनिच्छा ने, वो लोग मानते ही नहीं थे कि हमें इंटरनेट पर नहीं आना है, हमें हमारा तरीका अच्छा है। इस तरह इंटरनेट के प्रति बाजार की अनिच्छा ने भी टेक्नोलॉजी कंपनी को मजबूत बनाया। इन सारी मुश्किलों ने ही कंपनी को मजबूत बनाया, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस मिला कि मार्केट अब हमारे विजन के खिलाफ है, इसलिए वो मजबूत हो गए, सावधान हो गए कि नहीं, और सावधानी से काम करना पड़ेगा। इस तरह दोस्तों एक्सपीरियंस से सब कुछ, कोई ऐसी स्टैनफोर्ड में जाने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यूट्यूब में, मेरे इस चैनल पर ही मैंने मेरे देश के लिए स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल खोल दी है, क्योंकि मैं दुनिया की हर देश की टॉप 100 जो कंपनीज होती है, प्रभावशाली कंपनी, उनकी सफलता और निष्फलता और सारी कहानी लेकर आऊंगा। उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, बिजनेस कैसे होता है, वो सब कुछ हजारों की तादाद में आई बुक लेकर आऊंगा। और जुड़े रहना और सीखना दोस्तों, बिजनेस कैसे होता है। तो इन्हीं सारी चुनौतियों ने दोस्तों कंपनी को मजबूत बनाया। ये दौर अलीबाबा की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था दोस्तों। ये दौर भी जब मुसीबतें आई थी, जो दर्शाता था कि दृढ़ता बहुत दोस्तों जरूरी होती है, क्योंकि आदमी को एक बार फेलियर मिलती है, मैदान छोड़ देता है, इसलिए दृढ़ता जरूरी है। संकल्प से सिद्धि तक संकल्प जरूरी है, दृढ़ता जरूरी है, और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी जरूरी है। स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जैसे शतरंज का खिलाड़ी स्ट्रेटेजी अपनाता है, उसी तरह ये व्यापार भी, बिजनेस भी स्ट्रेटेजी से ही चलता है दोस्तों। तो दृढ़ता और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के साथ सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी एक बड़े बिजनेस एम्पायर की
फाउंडेशन रखी जा सकती है दोस्तों। चाहे गवर्नमेंट, चाहे लोग, चाहे कस्टमर, कोई भी आपके खिलाफ हो, लेकिन आपका दृष्टिकोण सही है, आप बदलाव चाहते हो और बदलाव करना चाहते हो, दृष्टिकोण सही है, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है दोस्तों। अब तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम दिया है मैंने अलीबाबा के ताओ बाओ का रिवोल्यूशन। अब ताओ बाओ क्या था? ये चीनी नाम है दोस्तों। कंपनी की शुरुआत हुई और साल 2003 तक अलीबाबा ने B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स जो उनका था उसमें अपनी पहचान बना ली थी। लेकिन कंपनी की नजर अब एक नए क्षेत्र पर थी, नए सेक्टर पर थी, और वो था कस्टमर से कस्टमर यानी C2C, कस्टमर टू कस्टमर। ये मॉडल के साथ कस्टमर टू कस्टमर बाजार में, इस बाजार में प्रवेश करना कंपनी का 2003 तक। उस समय पूरी दुनिया का ई कॉमर्स जायंट ईबे था, उसमें ई कॉमर्स का जायंट था, जिसने चाइनीज बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए साल 2002 में ही चीनी कंपनी ईचनेट नाम की थी, उसने इन्वेस्टमेंट किया और उसका एक्विजिशन भी कर लिया। इन्वेस्टमेंट किया और बाद में एक्विजिशन कर लिया, खरीद लिया उस कंपनी को, ईचनेट को। अब आगे क्या होता है, इसमें कंपटीशन कैसे होती है और अलीबाबा कैसे आगे बढ़ता है, उसकी बात करते हैं। अब दोस्तों अलीबाबा को थोड़ा साइड में करते हैं हम और ईबे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ईबे का यहाँ पर चाइना में टारगेट था कि चीन के उभरते ऑनलाइन रिटेल बाजार पर कब्जा करना। लेकिन अलीबाबा ने इस मुश्किल तो आई कि अब ईबे आया है, तो इस मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखा और 2003 में ताओ बाओ को लॉन्च किया। यही तो था ताओ बाओ दोस्तों, और उसका रिवोल्यूशन मैं बताऊंगा आपको, जिसने न केवल ईबे को हराया, जो ईबे था ई कॉमर्स का लीडर था पूरी दुनिया में, उसको हरा दिया चाइना में, बल्कि अलीबाबा को ई कॉमर्स की दुनिया में एक नई ऊंचाई दी ताओ बाओ ने। तो ताओ बाओ जिसका अर्थ होता है खजाने की खोज, ये चाइनीज नाम है ताओ बाओ, इसका मतलब होता है खजाने की खोज। तो एक और वाकई में खजाने की खोज हुई थी, वो मैं आगे दिखाता हूँ आपको। एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो छोटे बिजनेस और व्यक्तियों को ऑनलाइन सामान बेचने की सुविधा देता था, ताओ बाओ। अलीबाबा ने ताओ बाओ को चीनी कस्टमर की जरूरतों के अनुरूप डिजाइन किया था और उस समय ईबे जो था उसमें आया 2002 में इन्वेस्टमेंट किया और बाद में इंटरनेट को खरीद लिया था। तो उस समय ईबे विक्रेताओं से ट्रांजैक्शन के पैसे वसूलता था और यही चीज उनकी कमजोरी का, उनके पतन का चाइना में उनका पतन का कारण बनता है। जो छोटे व्यापारियों के लिए एक मुसीबत थी कि भैया पैसे देकर तो हम कैसे अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी गेम अलग थी अलीबाबा की, उन्होंने मुफ्त रखा। मैं आगे बताता एक्सप्लेन करता हूँ आगे। अलीबाबा ने एक रिवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी अपनाई जिसमें ताओ बाओ पर ट्रांजैक्शन को पूरी तरह मुफ्त रखा गया। इस कदम ने छोटे विक्रेताओं और व्यक्तियों को ताओ बाओ की ओर आकर्षित किया कि यहाँ पर मुफ्त में है, ईबे साला पैसे वसूलता है, क्योंकि वे बिना किसी लागत के अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते थे और बेच सकते थे बिना किसी खर्चे के। अब ये स्ट्रेटेजी अलीबाबा की दूरदर्शिता, लॉन्ग टर्म विजन का ही एक उदाहरण थी दोस्तों। ये होता है ना लॉन्ग टर्म विजन, हम अभी पैसे नहीं कमाएंगे, मुझे भी पता है, तो मैं भी अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। मुझे पता है कि मैं आईडू पूरी दुनिया की हर किताब नॉलेज माइनिंग करता हूँ। मेरा बैनर जो चैनल का है वहां पर भी मैंने लिख दिया है कि नॉलेज माइनिंग। तो हम मेरी जो उद्यमशीलता है वो इसी प्रकार की है कि हर प्रकार की इंफॉर्मेशन वीडियो फॉर्मेट में होनी चाहिए, ऑडियो ट्रैक फॉर्मेट में होनी चाहिए, फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में भी होनी चाहिए। और हम आने वाले समय में एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएंगे जहां दुनिया की हर किताब और नई भी बनाएंगे, ऐसा नहीं कि जो है उसी को लाकर खड़ा कर देंगे प्लेटफॉर्म पर, दूसरी भी बनाएंगे जो रिलेवेंट है, जरूरी है। अलग अलग सेक्टर में हम काम करेंगे, लेकिन शुरुआत कर दी है। तो इस तरह दोस्तों ट्रांजैक्शन मुफ्त था उनका, तो इस कदम ने छोटे विक्रेताओं और व्यक्तियों को ताओ बाओ की ओर आकर्षित किया। अब उस समय वो मुफ्त में सर्विस दे रहे थे, जैसे कि मैं भी मुफ्त में देता हूँ। अभी मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन मेरा लॉन्ग टर्म विजन है कि मैं आने वाले समय में हजारों जो जितनी पूरी दुनिया में कंपनीज है उन सारी कंपनीज पर आईबुक लेकर आऊंगा। अब जब भी कोई किसी न किसी कंपनी की सक्सेस स्टोरी या स्ट्रेटेजी में आएगा तो मेरी कोई ना कोई बुक तो रेकमेंड होगी और धीरे धीरे मेरे व्यूज बढ़ेंगे और मेरी इनकम भी बढ़ेगी। ये मेरा लॉन्ग टर्म विजन है। और अब तो मुझे लोग कहते हैं, गांव वाले भी कहते हैं कि यार तुम इतने लंबे वीडियो बनाते हो, कोई नहीं देखेगा। मैं कहता हूँ मुझे किसी को दिखाना भी नहीं है। अगर तुम्हें एंटरटेनमेंट करना है, सिर्फ 5 मुद्दे जानने हैं, तो 5-6 मिनट का वीडियो मिल जाएगा। लेकिन अगर कुछ सीखना है, कुछ करना है,
तो फिर लॉन्ग ही वीडियो, क्योंकि रामायण महाभारत भगवत गीता एक शब्द में बयान नहीं की जा सकती दोस्तों, एक्सप्लेन करके डीप में, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं होता है और छोटे छोटे से मुद्दे पर नॉलेज होता है आदमी को, तो वो डीप में जाकर गहराई से समझ नहीं होती है उसको, फिर उसमें छोटे मोटे मुद्दे जाने हैं, गहराई में तो गया नहीं है। अब अली बाबा की अच्छी अच्छी बातें 4-5 बोल देता है बंदा, तो वो खुश हो जाता है और अच्छा वीडियो लाइक कर देता है, ओके। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं तो पूरी बुक और एक्सप्लेन करता हूँ सब कुछ। तो दोस्तों, अली बाबा ने ताओबाओ के चीनी कस्टमर की जरूरतों को अनुरूप बनाया, फ्री रखा और इसने आकर्षित किया कस्टमर को। उनके लिए तो कस्टमर ही थे, क्योंकि वे बिना किसी लागत के अपने उत्पाद को लिस्टेड करवा सकते थे और बेच सकते थे, वो भी पूरी दुनिया में मुफ्त में। ये स्ट्रेटेजी अलीबाबा की लॉन्ग टर्म विजन का ही एक उदाहरण, एक सैंपल था दोस्तों, जिसने मुनाफे से पहले यूजर बेस बढ़ाने का पर ध्यान दिया। मैं भी यही कहता हूँ कि पहला मुनाफा नहीं होता है दोस्तों, पहले मुनाफे की बात छोड़ दो दोस्तों, पहले आप क्या दे रहे हो लोगों को, कस्टमर को आप क्या दे रहे हो। आप मतलब कस्टमर की भलाई तो कोई किसी दिन सोची ही नहीं है, सिर्फ पैसे ही कमाने की सोची है। तो ये मुनाफे से पहले कंज्यूमर बेस बढ़ाने पर उन्होंने ध्यान दिया कि हम मुफ्त में सर्विस देंगे, अपने आप लोग आ जाएंगे प्लेटफॉर्म पर, फिर हम उनका बैंड बजाएंगे, इस तरह उन्होंने रखा। तो ताओबाओ की सफलता का एक और महत्वपूर्ण कारण था इसकी लोकल एडजस्टेबिलिटी, क्योंकि अलीबाबा ने चाइनीज कस्टमर की खरीदने की आदतों को गहराई से समझा था। तो मैं चीज कह रहा हूँ ना कि आप छोटे मोटे 5 मुद्दे जान लेते हो किसी कंपनी के बारे में और फिर कहते हो कि मैं जानता हूँ उस कंपनी के बारे में, लेकिन आप गहराई में जाते हो तब कुछ सीखने को मिलता है। और वो एंटरटेनमेंट है दोस्तों, जो आप 5-6 मिनट का वीडियो देखते हो वो एंटरटेनमेंट, कुछ सीखने को नहीं मिलता है आपको, सिर्फ हवा मिलती है, हवा भरी जाती है आपके अंदर। और वो लोग लाइक और अपना करियर बनाने के लिए करते हैं, लेकिन मेरा लॉन्ग टर्म विजन है और मैं ये शॉर्ट में नहीं। और मैंने ये भी सोचा, अभी कल ही मैंने सोचा कि गूगल की तरह मेरा एप्लीकेशन होना चाहिए, जिसमें अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो बुक में, किसी बुक के 3 घंटे की बुक है और 2 घंटे और 25 मिनट पर उस टॉपिक पर मैंने बात की है, तो वो सर्च करे तो वो वहां पर उसका वो क्या कहते वही क्लिप दिखाए एप्लीकेशन में, और वही टेक्स्ट दिखाए, वही ऑडियो ट्रैक दिखाए। इस तरह का मैं एल्गोरिथम और सिस्टम हम बनाएंगे इस एप्लीकेशन में। तो आगे की दोस्तों बातें, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है आज बंदा, लेकिन काम शुरू कर दिया है दोस्तों। तो अलीबाबा ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई और अपना कंज्यूमर बेस बढ़ाने पर ध्यान दिया। ताओबाओ की सफलता का एक और महत्वपूर्ण कारण जो मैंने बताया वो थी लोकल वहां के चाइनीज कस्टमर की वो सहूलियत। तो दूसरी चीज उनकी आदतों को गहराई से अध्ययन किया, समझ रहा था अलीबाबा। तो उन्होंने ये डीप में रिसर्च करके ताओबाओ ने एक चैट फीचर शुरू किया, जिसके जरिए खरीदार और विक्रेता सीधे बात भी कर सकते थे। ये भी एक नया फीचर था उनका, नई सुविधा है। ये सुविधा चाइनीज कल्चर के लिए महत्वपूर्ण थी दोस्तों उस वक्त, जहां खरीदारी से पहले सौदेबाजी यानी डीलिंग जो होता है वो और बातचीत आम होती थी। कोई हमारे भारत में भी यही थी, कोई भी चीज, कोई प्रोडक्ट खरीदने जाता है तो बहुत गहराई से एक्सप्लेन करना पड़ता है व्यापारी को भी, और कस्टमर भी ज्यादा प्रश्न पूछता है। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं कि एक मेनू बार लिख देते हैं कि इस प्रोडक्ट के बारे में ये सब कुछ है जानकारी, आप पढ़ लो, आपको पसंद आए लेनी है ले सकते हो, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन ये उनका कल्चर था दोस्तों, डीलिंग और बातचीत आम होती थी खरीदारी के वक्त। इसके विपरीत ईबे का इंटरफेस ज्यादा यूनिक और वेस्टर्न यानी पश्चिमी स्टाइल का था, अंग्रेजी स्टाइल का था, जो चाइनीज यूजर्स को कम आकर्षक लगा। अब लोगों के पास तो बिल्कुल अनलिमिटेड ऑप्शन होते हैं। तो ताओबाओ का रंगीन, लाइव और यूजर फ्रेंडली डिजाइन ने इसे तुरंत लोकप्रिय बनाया इस प्लेटफॉर्म। अब ताओबाओ के प्लेटफॉर्म पर कपड़े से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स के पुर्जों तक और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तक हर तरह के प्रोडक्ट उपलब्ध थे, अवेलेबल थे, जो छोटे विक्रेताओं और खरीदारों दोनों के लिए एक खजाना था। मैंने कहा था ना, शुरू में कहा था ना कि खजाने जैसा था, इस तरह सबके लिए खजाना था। वो उनके जो व्यापारी थे उनके लिए पैसों का खजाना था, और खरीदारों के लिए, कस्टमर के लिए चीजों का खजाना था। जैसे ईबे के खिलाफ ये लड़ाई आसान नहीं थी दोस्तों। ईबे आया था चाइना में और अब अलीबाबा उभर रहा था, उन्होंने ताओबाओ लॉन्च किया जो मैंने आगे बताया। लेकिन ये ईबे को कंपटीशन में हराना भी आसान नहीं था। उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। ईबे के पास वैश्विक पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस था, अनुभव था, पर्याप्त आर्थिक संसाधन, पैसे भी थे। तीसरी चीज मजबूत टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर था।
एक तरफ से अलीबाबा की तुलना में ईबे एक हाथी जितना बड़ा था, और जबकि ताओबाओ एक चींटी जितना था, इतना छोटा था, कुछ नहीं आता था। क्योंकि ईबे तो बहुत बड़ा जायंट कंपनी थी और उनके पास पैसे, पावर, सब कुछ ताकतवर कंपनी थी। लेकिन अलीबाबा की स्ट्रेटेजी, जिसने इस असामान्य युद्ध में ताओबाओ को जीत दिलाई। अलीबाबा की ब्रांच ही थी ताओबाओ। साल 2005 तक ताओबाओ ने ईबे को जो आया था उसको बाजार हिस्सेदारी में पीछे छोड़ना शुरू कर दिया 2005 में। 2006 में ईबे ने हार मानते हुए अपनी चाइनीज इकाई जो थी उनकी इंटरनेट, उसको बंद कर दिया कि अब हमारी नहीं चलेगी, ये लोग हमें मौका अवसर नहीं देंगे, और अब चीन से बाहर निकल गया ईबे, जो अमेरिकन कंपनी है दोस्तों। साल 2007 आया तो साल 2007 तक ताओबाओ ने चीन के ऑनलाइन रिटेल बाजार का 67% हिस्सा हासिल कर लिया। क्योंकि अब ईबे चला गया, सिर्फ उनकी मर्जी से चलने वाला था। और ये जीत अलीबाबा की स्ट्रेटेजिक चतुराई, चालाकी और लोकल बाजार की समझ का प्रमाण थे। दोस्तों, कस्टमर के बिहेवियर को भी समझना चाहिए। दूसरी चीज, स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। उनको भी पता था कि ये हाथी है और हम चींटी है, हम अभी शुरू हुए हैं और उनके पास पैसे, ताकत, अनुभव सब कुछ है, फिर भी उन्होंने स्ट्रेटेजी के साथ तो थोड़ा अलग रहा। जैसे कि उन्होंने मुफ्त में दिया, वो लोग पैसे वसूलते थे, तो कस्टमर अपने आप उनका कंज्यूमर बेस बढ़ गया। और बाद में ईबे के पास तो कुछ था नहीं, कंज्यूमर बेस था नहीं इतना बड़ा, उन्होंने छोड़ दिया और चले गए चाइना से। दोस्तों, यहाँ पर ताओबाओ की सक्सेस ने अलीबाबा को ई कॉमर्स की दुनिया में एक नई ताकत बनाया, नया पावर बनाया। इसने कंपनी को एक मजबूत कंज्यूमर आधार दिया और इसके इकोसिस्टम को एक्सपेंड करने की फाउंडेशन रखी गई। अब इकोसिस्टम क्या होता है थोड़ा बता देता। इकोसिस्टम होता है दोस्तों, एक कंपनी है जिसके कई सारे प्रोडक्ट थे, तो वो लोग क्या करते हैं कि आपको उस कंपनी के प्रोडक्ट पर निर्भरता बढ़ाते हैं वो लोग। ये एक स्ट्रेटेजी होती है इकोसिस्टम बिल्ड करना। जैसे कि यूट्यूब, तो यूट्यूब में आप आते हो, तो एक वीडियो देखने आते हो और आज आप 5, 6 या 7 वीडियो देखकर जाते हो, ये उनकी स्ट्रेटेजी है। नेचुरली ये होता है, ये गेम खेलते हैं लोग, तो उन्होंने भी इकोसिस्टम बिल्ड किया। जैसे एप्पल के प्रोडक्ट, आप आईफोन यूज करते हो तो आपको मैक ही खरीदना पड़ेगा और आईपैड भी खरीदना पड़ेगा, एक मजबूरन नहीं, लेकिन उनके ही प्रोडक्ट पर निर्भरता बढ़ेगी आपकी। इस तरह निर्भरता बढ़ाने वाली चीजें, निर्भरता बढ़ाने वाली प्रोडक्ट, उनको कहा जाता है इकोसिस्टम। जैसे जीवनम, जैसे हम अनाज खाते हैं और पिछवाड़े से बाहर निकालते हैं, तो पिछवाड़े से जो बाहर निकालते हैं वो जंतु खाते हैं और जंतु को कोई दूसरा जंतु खाता है। इस तरह एक दूसरे पर निर्भरता दोस्तों। जैसे मैं किसान जी को थोड़ा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मैं खेती करता हूं तो मेरे को पानी चाहिए, क्रॉप उगाने के लिए पानी चाहिए, तो मुझे पानी पर निर्भरता है। दूसरी चीज, मुझे लेबर फोर्स चाहिए, तो उस पर भी निर्भरता है। दूसरी चीज, फिर अनाज पकाया और घर में लाया, उसके बाद मुझे इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की जरूरत है, उस अनाज को पीसने के लिए चाकी की जरूरत है, फिर गैस की जरूरत है, अग्नि की जरूरत है उसको पकाने के लिए। ये जैसे मैं सिंपल बिल्कुल देशी भाषा में समझा रहा हूं, इसको कहा जाता है इकोसिस्टम, निर्भरता। प्रोडक्ट पर निर्भरता वो लोग बढ़ाते हैं, इस तरह इकोसिस्टम बिल्ड करना। इकोसिस्टम की दोस्तों एक स्ट्रेटेजी है और सीख कर जाना। तो ताओबाओ की सक्सेस ने अलीबाबा को ई कॉमर्स की दुनिया में एक पावर बना दिया। अब इसने कंपनी को एक मजबूत कंज्यूमर आधार दिया और इसके इकोसिस्टम को एक्सपेंड करने की फाउंडेशन रखी जाती है। यहाँ से ताओबाओ ने न केवल छोटे बिजनेस को ऑनलाइन लाया, बल्कि लाखों जो पर्सनल विक्रेता थे उनको भी सशक्त बनाया। अब इस विक्ट्री ने अलीबाबा को आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस दिया कि वो वैश्विक जायंट से मुकाबला कर सकता है, अलीबाबा भी। तो ताओबाओ की सफलता से हम सीख सकते हैं दोस्तों कि यह सही स्ट्रेटेजी और कस्टमर की गहरी समझ के, इसके बिहेवियर की समझ होनी चाहिए। उसके साथ सबसे बड़ी बाधाओं को पार किया जा सकता है। अलीबाबा का ये कंपनी का ये चैप्टर उस क्रांति का, उस रिवॉल्यूशन का सिंबल है जिसने कंपनी को न केवल चाइना बल्कि विश्व स्तर पर एक ताकतवर खिलाड़ी बना दिया। ये विक्ट्री छोटे व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए एक नई उम्मीद थी दोस्तों, जो अब वैश्विक व्यापार का हिस्सा बन सकते थे। यही तो था रिवॉल्यूशन, यही तो था इनोवेशन। उन्होंने छोटे व्यवसायों को पूरी दुनिया की मार्केट तक पहुंचाया।
तो ये था दोस्तों ताओ बाओ यानी खजाने की खोज। वो पूरा हुआ चैप्टर, वो चौथा चैप्टर शुरू करते हैं अलीबाबा का डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन और अलीपे का उदय। अलीपे के जरिए उन्होंने डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म भी बनाया। ये फेसबुक की तरह हो रहा है दोस्तों। फेसबुक ने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो मेटा कंपनी के तहत आते हैं, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का इको सिस्टम बनाया। एप्पल ने अपने प्रोडक्ट का इको सिस्टम बनाया। इसी तरह अलीबाबा ने अलीपे, ताओबाओ और अलीबाबा, इस तरह का ये लोग भी इको सिस्टम बिल्ड कर रहे थे। तो अब अलीपे जो पेमेंट रिवॉल्यूशन का कारण बना, तो इसकी बात करें तो ताओबाओ की शानदार सफलता ने 2003 तक अलीबाबा को चीन के ई कॉमर्स बाजार में एक मजबूत खिलाड़ी बना दिया था। लेकिन एक बड़ी मुश्किल अभी भी सामने थी। ऑनलाइन पेमेंट में विश्वास की कमी थी दोस्तों। ये समय उस समय की मैं बात कर रहा हूं। उस समय चाइनीज कस्टमर और बिजनेसमैन ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन यानी पैसों का ट्रांजैक्शन में हिचकते थे। उस समय खरीदारों को ऐसा डर था कि पेमेंट करने के बाद सामान नहीं मिलेगा, जबकि विक्रेता को चिंता ये रहती थी कि उन्हें पेमेंट नहीं मिलेगा। इस विश्वास को, इस अंतर को पाटने के लिए अलीबाबा ने एक रिवोल्यूशनरी कदम उठाया और वो था अलीपे। ALI पे का स्पेलिंग तो आपको आता होगा। उसकी शुरुआत की दोस्तों। ये प्लेटफॉर्म न केवल ताओबाओ की सफलता का आधार बना, बल्कि पूरी दुनिया में डिजिटल पेमेंट की रिवॉल्यूशन ला दिया इसने। जैसे अलीपे को 2003 में ताओबाओ के ही एक हिस्से के रूप में शुरू किया गया, लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था खरीदार और विक्रेता के बीच विश्वास का एक सेतु बनाना। अलीबाबा ने इसके लिए एक एस्क्रो सिस्टम डेवलप किया था, एस्क्रो सिस्टम, जिसमें खरीदार का पेमेंट तब तक रोका जाता था जब तक उसे सामान प्राप्त न हो जाए। यानी ये जो एस्क्रो सिस्टम उन्होंने बनाया वो बहुत जरूरी चीज थी, क्योंकि जब तक कस्टमर को अपना सामान नहीं मिलता था तब तक पेमेंट भी रोकी जाती थी और वो प्रोडक्ट भी रोकी जाती थी। जब जिस वक्त कस्टमर को प्रोडक्ट मिलती थी उस वक्त विक्रेता को, व्यापारी को पैसे भी मिल जाते थे। इसको उन्होंने एस्क्रो सिस्टम कहा जाता है। ये सिस्टम उन्होंने डेवलप की थी। जब तक कि उनको सामान न मिल जाए तब तक पेमेंट भी रोका जाए। ये एस्क्रो सिस्टम दोस्तों चाइनीज उपभोक्ताओं यानी कस्टमर के लिए एक गेम चेंजर थी, क्योंकि इसने ऑनलाइन शॉपिंग को सुरक्षित और विश्वसनीय बना दिया। अब अलीपे ने ट्रांजेक्शन को मुफ्त रखा दोस्तों। ये भी एक बहुत बड़ी चीज थी। कंज्यूमर बेस बढ़ाने के लिए उन्होंने मुफ्त रखा। ट्रांजेक्शन जो बंदा करता है तो उसका चार्ज शुल्क नहीं लिया जाता है, मुफ्त में ट्रांजेक्शन कर सकता है, जिससे ताओबाओ के विक्रेता और खरीदार दोनों पक्ष, विक्रेता और खरीदार दोनों पक्ष इसे आसानी से अपनाने लगे। और दूसरी तरफ वो उनका एस्क्रो सिस्टम वो उनको भरोसा दे रहा था कि दोनों को जब प्रोडक्ट मिलेगी तब पैसे मिलेंगे। ये एस्क्रो सिस्टम ने स्पष्ट कर दिया। अब अलीबाबा, इसके कारण कस्टमर का विश्वास जीतने में कामयाब हो पाई अलीबाबा कंपनी। तो अलीबाबा की स्ट्रेटेजी भी स्पष्ट थी, पारदर्शी थी, कांच जैसी पारदर्शी, जैसे कांच में दिखता है ना उसी तरह दिखता था, पारदर्शी थी। इसने पहले यूजर्स का विश्वास जीता। इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी कि पहले यूजर का विश्वास जीतो, मुनाफा बाद में अपने आप आ जाएगा। पहला विश्वास जीतना है, मुनाफा बाद में अपने आप मिल जाएगा। तो शुरुआती दिनों में अलीपे को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। साल 2003 में चाइना में डिजिटल पेमेंट का विचार दोस्तों नया था। 2003 में अमेरिका की तो बात छोड़ो, वहां पर तो डेवलप्ड कंट्री थी, लेकिन ये विकासशील देश था और वहां का कल्चर सब कुछ पारंपरिक तरीकों से चलता था। तो साल 2003 में चाइना में डिजिटल पेमेंट उसका आइडिया लेकर आना वो नया था। बैंकिंग सिस्टम वो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए तैयार नहीं थी और सरकारी रेगुलेशन व्यवस्था का कोई ठिकाना नहीं था। कई बैंकों ने अलीपे के साथ पार्टनरशिप करने से इनकार भी कर दिया कि हम आपके साथ इस डिजिटल पेमेंट के मामले में पार्टनरशिप नहीं करेंगे। तो बैंकों ने भी इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें इस नई टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं था, बैंकिंग सिस्टम को भी। इसके बावजूद अलीबाबा ने टेक्नोलॉजी इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक सहयोगों के जरिए इन बाधाओं को पार किया। कंपनी ने बैंकों के साथ सहयोग बढ़ाया दोस्तों और अपने प्लेटफॉर्म को यूजर फ्रेंडली बना दिया। साल 2010 तक अलीपे उनका पेमेंट जैसे हमारे यहाँ फोन पे होता है उसी तरह वहां पर अलीपे, तो उसने अलीपे चीन का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म बन गया, जो लाखों ट्रांजैक्शन को संभाल रहा था 2010 तक।
अब 2010 के बाद 2011 में अलीबाबा ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि अलीपे को कंपनी से अलग करके एक स्वतंत्र इकाई बनाया गया, जिसे बाद में एंट फाइनेंशियल, अब एंट ग्रुप कहा जा नाम है उसका, एंट ग्रुप। उस वक्त उन्होंने जब वो नई इकाई बनाई थी अलीपे को, तब उनका एंट फाइनेंशियल नाम रखा गया, अब एंट ग्रुप कहा जाता है। उसको पूरा करने और अलीपे के विकास को तेज करने के लिए ये कदम उठाया गया। हालांकि इस फैसले ने कुछ इन्वेस्टर, जैसे याहू ने इन्वेस्टमेंट किया था, उनके बीच विवाद पैदा किया, जो इस अलगाव से असहमत थे कि भैया अलग नहीं इकाई, इसको अलग इकाई नहीं बनाना चाहिए। फिर भी ये निर्णय अलीपे के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है दोस्तों। एंट ग्रुप ने न केवल, जो अलीपे एंट ग्रुप के तहत आता है, तो अलीपे ने न केवल, एंट ग्रुप ने न केवल पेमेंट सर्विस प्रदान की और पेमेंट सर्विस प्रोवाइड ही नहीं की, बल्कि माइक्रो लोन, बीमा, वो क्या कहते हैं, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट योजनाओं जैसे फाइनेंस प्रोजेक्ट को भी पेश किया। उन्होंने सिर्फ पेमेंट, डिजिटल पेमेंट तक तो अपनी सर्विस को लिमिट नहीं रखा, सीमित नहीं रखा। उन्होंने माइक्रो लोन, लोन प्रोसीजर वो आता है वो, दूसरी चीज इंश्योरेंस, किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस, बीमा लेना हो तो, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लोन लेनी हो तो इन्वेस्टमेंट, इन सारी योजनाओं को फाइनेंस का एक ग्रुप बन गया, एंट ग्रुप, जो फाइनेंस प्रोडक्ट को भी पेश किया उन्होंने। 2020 तक अलीपे के पास 1 अरब यानी 100 करोड़ से अधिक, 100 करोड़ से भी ज्यादा यूजर थे और ये दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका था दोस्तों 2020 तक। अब अलीपे की सफलता, उसकी सक्सेस ने अलीबाबा के ई कॉमर्स इकोसिस्टम, जो उनका था ई कॉमर्स इकोसिस्टम, उसको और मजबूत कर दिया। ताओबाओ और दूसरे प्लेटफॉर्म पर खरीदारी अब पहले से कहीं अधिक सुगम और सुरक्षित बन चुकी थी। अलीपे का उपयोग केवल ऑनलाइन शॉपिंग तक सीमित नहीं रहा। अलीपे जल्द ही ऑफलाइन दुकानों, टैक्सी का किराया चुकाना हो, बिल पेमेंट करना हो, उसके लिए भी लोकप्रिय हो गया अलीपे, उनका अलीबाबा का अलीपे। दोस्तों हमारे भारत में भी 2016 में शायद डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, तो इस दौरान सरकार ने ये बात रखी थी कि हमारे देश में कैशलेस सिस्टम होनी चाहिए, इकोनॉमी कैशलेस, पूरी की पूरी इकोनॉमी ही कैशलेस होनी चाहिए, कैश में नहीं होना चाहिए, सब कुछ ऑनलाइन होना चाहिए। लेकिन चाइना में, अब चाइना की मैं बात बताता हूँ, इसने चीन में कैशलेस इकोनॉमी की फाउंडेशन रखी। अलीबाबा की ये उपलब्धि, ये अचीवमेंट दर्शाती है कि कंपनी केवल बिजनेस तक सीमित नहीं थी, ये समाज को बदलने वाली टेक्नोलॉजी भी बना रही थी। जैसे कि अलीपे ने समाज को, ट्रांजेक्शन को बिल्कुल बदल दिया। अब अलीपे की कहानी से हम सीख सकते हैं कि सबसे बड़ी समस्याएं भी, जब समस्याएं आती है तो वो भी सबसे बड़े अवसरों को जन्म दे सकती है। जैसे कि ये अलीपे को समस्या आई थी, लेकिन उसको आपदा को अवसर में तब्दील कर दिया। अलीबाबा ने विश्वास और टेक्नोलॉजी के मिलन से, विश्वास और टेक्नोलॉजी जैसे विश्वसनीय नहीं होती है। आज भी हमारे भारत में रूढ़िवादी सोच वाले जो लोग होते हैं, वो लोग ऑनलाइन पेमेंट का यूज नहीं करते हैं क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं। लेकिन विश्वास भी जितना जरूरी है, उतना टेक्नोलॉजी में इतना विश्वास जितना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी और विश्वास के संयोजन से केवल अपने प्लेटफॉर्म को मजबूत किया, बल्कि पूरी दुनिया में डिजिटल पेमेंट की रिवॉल्यूशन की शुरुआत की। सिर्फ विश्वास और टेक्नोलॉजी के संयोजन से केवल अपने प्लेटफॉर्म को ही मजबूत नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया में डिजिटल पेमेंट की रिवॉल्यूशन की शुरुआत कर दी। अब दोस्तों इस चैप्टर से अलीबाबा की कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ रहा ये अलीपे, जिसने दर्शाया कि इनोवेशन और कस्टमर केंद्रित दृष्टिकोण के साथ द कंपनी ऑफ अलीबाबा, जिसने पूरी दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। अब दोस्तों 5वां चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम दिया है मैंने अलीबाबा कंपनी का पूरी दुनिया में विस्तार, एक्सपेंशन कैसे हुआ। तो साल 2000 के दशक के मध्य तक अलीबाबा ने ताओबाओ और अलीपे के जरिए चाइना के ई कॉमर्स बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। लेकिन कंपनी की महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, अब राष्ट्रीय सीमाओं को, नेशनल बॉर्डर से परे थी, इंटरनेशनल लेवल पर जाना चाहती थी। अलीबाबा का टारगेट था, लक्ष्य था वैश्विक, पूरी दुनिया के मंच पर एक ऐसी ताकत बनना, एक ऐसी पावर बनाना जो छोटे और मध्यम व्यवसायों यानी एसएमईज को दुनिया भर के खरीदारों से जोड़े। इस दृष्टिकोण ने अलीबाबा को अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल एक्सपेंशन की ओर प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप अली एक्सप्रेस का जन्म हुआ। इसके परिणाम एक्सपेंशन की जब उन्होंने विचार रखा
तो अली एक्सप्रेस का जन्म हुआ। अब ये क्या है? और कंपनी ने 2014 में दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च किया। इस चैप्टर में हम अलीबाबा की वैश्विक यात्रा के एक महत्वपूर्ण पड़ाव की चर्चा शुरू करेंगे। साल 2009 में अलीबाबा ने अली एक्सप्रेस लॉन्च किया था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो दुनिया के कस्टमर को सीधे चाइनीज विक्रेताओं से जोड़ता था। अब अलीबाबा, अली ताओबाओ, अली पे और अब अली एक्सप्रेस, जिसमें छोटे व्यवसायों को और व्यक्तिगत विक्रेताओं को अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका और अन्य क्षेत्रों में कस्टमर तक पहुंचने का अवसर दिया। अब इस प्लेटफॉर्म की यूनिकनेस थी इसकी सिंप्लिसिटी और कम लागत। ये तो चाइना का दोस्तों गुण है, सस्ता और टिकाऊ। अब छोटे व्यवसाय जो पहले केवल लोकल बाजारों तक सीमित थे, अब बिना भारी इन्वेस्टमेंट के वैश्विक स्तर पर अपने प्रोडक्ट बेच सकते थे आसानी से। उदाहरण के लिए एक चाइनीज विक्रेता को हस्तनिर्मित गहने बनाता था, अब अली एक्सप्रेस के जरिए लंदन या न्यूयॉर्क के खरीदारों तक आसानी से पहुंच सकता था। अगर किसी कस्टमर को पसंद आया तो वो लंदन का है, अमेरिका का है या भारत का है, आसानी से खरीद सकता था अली एक्सप्रेस के जरिए। साल 2025 तक अली एक्सप्रेस 240 से अधिक देशों और कई सेक्टर्स में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। दोस्तों, अलीबाबा की इस उपलब्धि ने, इस अचीवमेंट ने अलीबाबा को एक सच्चा वैश्विक ब्रांड बनाया। अलीबाबा का वर्ल्ड वाइड एक्सपेंशन केवल अली एक्सप्रेस तक सीमित नहीं था। कंपनी ने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन के जरिए इकोनॉमी में अपनी पहुंच भी बढ़ाई। साल 2016 में अलीबाबा ने दक्षिण पूर्व एशियाई ई कॉमर्स मंच प्लेटफॉर्म था लाज़ादा, उसने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, जिससे कंपनी को इस तेजी से बढ़ते बाजार में मजबूत स्थिति मिली। बाद में 2018 में अलीबाबा ने लाज़ादा में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, जिससे अलीबाबा का लाज़ादा पर नियंत्रण भी बढ़ गया, क्योंकि उनके पैसे ज्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए तो अब कंट्रोल भी उनके पास आ गया। इसके अलावा कंपनी ने भारत, रूस और ब्राजील जैसे उभरते बाजारों में भी अपनी उपस्थिति स्थापित की थी। इन सारे कदमों ने अलीबाबा को लोकल मुश्किलें और लोकल प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान किया। साल 2014 में अलीबाबा ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE कहा जाता है उसे, उसने अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी आईपीओ के साथ इतिहास दोस्तों रच दिया। इस आईपीओ ने $25 बिलियन जीता है दोस्तों कंपनी के लिए, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ था। अब आने वाले समय में कोई दूसरा बड़ा इसका रिकॉर्ड तोड़ सकता है, लेकिन उस समय दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ था। अब इस अचीवमेंट ने, इस उपलब्धि ने अलीबाबा को दुनिया के बड़े इन्वेस्टर की नजर में ला दिया, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लोगों ने किया और $25 बिलियन जिताए गए। तो इस तरह इस उपलब्धि ने अलीबाबा को दुनिया के बड़े जो इन्वेस्टर थे उनकी नजर में ला दिया, क्योंकि कंपनी अब बहुत बड़ा आईपीओ लेकर आई थी और पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट कर रही थी, तो फिर बड़े इन्वेस्टर भी आकर्षित हुए और कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन 500 बिलियन यानी 5 ट्रिलियन तक को पार कर गया। आप सोचो, आईपीओ के बाद ये आईपीओ न केवल फाइनेंशियल सफलता थी, बल्कि ये दर्शाता था कि अलीबाबा एक वैश्विक टेक्नोलॉजी जायंट है जो अमेज़न और ईबे जैसे खिलाड़ियों के साथ कंपटीशन कर सकता है। अब इस जो इनके पास उनकी वैल्यूएशन में 500 बिलियन थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो आया आईपीओ के बाद, तो इस धनराशि ने अलीबाबा को अपनी टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स और अंतरराष्ट्रीय संचालन को और मजबूत करने का अवसर दिया। फिर भी वैश्विक यानी पूरी दुनिया में एक्सटेंशन की रास्ता इतना आसान नहीं था दोस्तों, क्योंकि विभिन्न देशों में रूल्स एंड रेगुलेशन की मुश्किलें आ रही थी, सांस्कृतिक भी अंतर था और लोकल प्रतिस्पर्धियों ने अलीबाबा के सामने बाधाएं खड़ी की। अब उदाहरण के लिए अमेरिका और यूरोप में अमेज़न और अन्य स्थापित जो पहले से थे खिलाड़ियों का दबदबा था इस ट्रेड में, इस मार्केट में। अलीबाबा ने इन चुनौतियों का सामना लोकल एडजस्टेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्ट्रेटेजी के जरिए सामना किया इन सारे मुश्किलों का। अब कंपनी ने हर बाजार में लोकल जरूरतों को पहले तो समझा और अपने प्लेटफॉर्म को उनके अनुरूप ढाला, जिससे सांस्कृतिक जो डिफरेंस था वो कम हो गया। यही दृष्टिकोण अलीबाबा की वैश्विक सफलता का आधार बना था दोस्तों। हर देश में
जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है, उसी तरह ये कंपनी शक्कर की दूध में शक्कर की तरह मिल गई, हर देश में शामिल हो गई। अब अलीबाबा का पूरी दुनिया में एक्सपेंशन न केवल कंपनी की सफलता की कहानी थी, बल्कि ये छोटे व्यवसायों के लिए भी एक नई बड़ी और नई उम्मीद भी थी। और अली एक्सप्रेस और अन्य जो उनके प्लेटफॉर्म्स थे, उन्होंने लाखों विक्रेताओं को पूरी दुनिया की बाजार से जोड़ा, जिससे उनकी इनकम और अवसर बढ़ने लगे। इस चैप्टर में हम इतना तो सीख सकते हैं कि विश्व स्तर की सोच कभी भी सोच नीचे नहीं होनी चाहिए, सोच पूरी दुनिया के कंज्यूमर बेस तक पहुंचने की होनी चाहिए दोस्तों। तो सोच पहले तो बड़ी होनी चाहिए, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के प्रति सोच होनी चाहिए किसी भी विषय में या किसी भी कंपनी को लेकर। और लोकल एडजस्टेबिलिटी के संयोजन से और स्ट्रेटेजी से कोई भी कंपनी पूरी दुनिया तक पंख फैला सकती है। अलीबाबा की ये सफर, ये गाथा उस दृष्टिकोण की जीत है जो छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाकर वैश्विक यानी पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बदल देता है। अब दोस्तों छठा चैप्टर शुरू करते हैं, अलीबाबा के टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और क्लाउड सर्विसेज का शुरुआत। साल 2000 के दशक के अंत तक अलीबाबा ने ई कॉमर्स में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। ई कॉमर्स में वो थे, ताओबाओ और अलीपे के साथ चीन के बाजार पर कब्जा कर लिया। अब चीन में तो हो गया, बाद में उन्होंने अली एक्सप्रेस के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंच बनाई। लेकिन अलीबाबा केवल एक ई कॉमर्स कंपनी तक सीमित नहीं रहना चाहता था। कंपनी ने टेक्नोलॉजी इनोवेशन के नए सेक्टर्स में कदम रखा, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल एंटरटेनमेंट शामिल थे। इन सारे सेक्टर्स में अपना कदम रखाया। इस कंपनी का ये वर्ल्ड वाइड एक्सपेंशन वो तो अलग चीज है, अपनी सर्विस का एक्सपेंशन कर रही थी, लेकिन बाजार में भी एक्सपेंशन कर रही थी, प्रोडक्ट में भी, वो उनकी इकोसिस्टम में भी एक्सपेंशन कर रही थी। तो इस एक्सपेंशन ने अलीबाबा को एक व्यापक टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में बदल दिया, जो न केवल बिजनेस बल्कि समाज के हर पहलू को प्रभावित कर रहा था। ये चैप्टर अलीबाबा की इनोवेशन की सफर और इसके क्लाउड और अन्य जो सेक्टर थे उनके उसमें योगदान को दर्शाता है। तो साल 2009 में अलीबाबा ने अलीबाबा क्लाउड, जिसे पहले अली यून के नाम से जाना जाता था, उसकी फाउंडेशन रखी थी। यह कदम कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसने अलीबाबा को क्लाउड कंप्यूटिंग के उभरते क्षेत्र में प्रवेश दिलाया। उस समय क्लाउड कंप्यूटिंग एक नई टेक्नोलॉजी थी और अमेज़न वेब सर्विस, जिसको शॉर्ट में AWS कहा जाता है, इस तरह के वैश्विक खिलाड़ी इस क्षेत्र में लीडर थे, अपनी स्थिति मजबूत थी उनकी। अलीबाबा क्लाउड का लक्ष्य व्यवसायों, स्टार्टअप और सरकारी संस्थाओं को डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग और एनालिटिक्स जैसे सर्विसेज प्रदान करना था। अलीबाबा क्लाउड का शुरुआत में अलीबाबा क्लाउड ने अलीबाबा के अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे ताओबाओ और टीमॉल उसको समर्थन दिया, जिससे क्या हुआ कि उनकी एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी भी बढ़ी। जैसे अलीबाबा क्लाउड की वृद्धि तेज थी दोस्तों। 2015 तक ये चीन का सबसे बड़ा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बन गया था और 2025 तक ये दुनिया का AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड जैसे जायंट के साथ प्रतिस्पर्धा भी कर रहा था। अलीबाबा क्लाउड ने छोटे व्यवसायों को सस्ती और स्केलेबल टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रदान की, जिससे स्टार्टअप से बिना भारी इन्वेस्टमेंट के अपनी डिजिटल उपस्थिति बना सके। उदाहरण के लिए एक छोटा चाइनीज स्टार्टअप जो मोबाइल ऐप डेवलप करता है, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं, तो अलीबाबा क्लाउड के डेटा सेंटर्स का उपयोग करके अपने कंज्यूमर आधार को तेजी से बढ़ा सकता था। अब अलीबाबा कंपनी ने डेटा सेंटर्स को एशिया, यूरोप और अमेरिका में एक्सपेंड किया, जिससे इसकी पूरी दुनिया में पहुंच मजबूत भी हुई और यह सुनिश्चित हुआ। जैसे अलीबाबा का इनोवेशन क्लाउड तक सीमित नहीं था। साल 2013 में कंपनी ने कैनियो नेटवर्क, मुझे इंग्लिश इतना नहीं आता है दोस्तों, कैनियो नेटवर्क की स्थापना की, फाउंडेशन रखी, जो एक लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म था दोस्तों। कैनियो का उद्देश्य था अलीबाबा के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए डिलीवरी प्रोसेस को सुव्यवस्थित करना। इससे क्या हुआ कि स्मार्ट लॉजिस्टिक और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके डिलीवरी समय को कम किया गया और लागत को भी अनुकूलित किया गया। दोस्तों साल 2025 तक कैनियो ने चीन में 24 घंटे के भीतर और वैश्विक स्तर पर, उनके देश में 24 घंटे के भीतर और पूरी दुनिया के अंतरराष्ट्रीय देशों की अगर बात करें
तो 72 घंटे के भीतर डिलीवरी की क्षमता विकसित कर ली थी। यह नेटवर्क छोटे व्यवसायों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने उन्हें तेज और किफायती शिपिंग सर्विस प्रदान की। इसके अलावा अलीबाबा ने डिजिटल एंटरटेनमेंट में भी कदम रखा। साल 2016 में कंपनी ने यूट्यूब आता है ना, उसी तरह यूकू, एक प्रमुख चाइनीज वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का एक्विजिशन किया था। अब यूकू ने अलीबाबा को नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसे वैश्विक पूरी दुनिया के खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका दिया। हमारे यहाँ तो भारत में तो किसी ने कोई यूट्यूब बनाया ही नहीं। टेक्नोलॉजी में के मामले में हमारा कुछ नहीं आता है दोस्तों। इसने यूजर्स को फिल्में, टीवी शो और मूल्य सामग्री प्रदान की, जिससे अलीबाबा का इकोसिस्टम और समृद्ध हुआ और मजबूत हुआ। अब यूकू जो इनका यूट्यूब है, वहां पर यूट्यूब नहीं चलता, चाइना में यूकू चलता है, तो यूकू ने कंपनी के डेटा संचालित दृष्टिकोण को मजबूत किया, क्योंकि ये यूजर्स का व्यवहार, कस्टमर के वर्तन व्यवहार का विश्लेषण करके एडवर्टाइजमेंट और वीडियो सामग्री को अनुकूलित करता था, रेकमेंड करता था। अब इस इनोवेशन ने अलीबाबा को एक टेक्नोलॉजी पावर हाउस बनाया। अलीबाबा क्लाउड, काइनो नेटवर्क उनका, और यूकू ने कंपनी को ई कॉमर्स से भी आगे ले जाकर एक व्यापक डिजिटल इकोसिस्टम बना दिया, जो व्यवसायों और कस्टमर दोनों को सर्विस प्रदान करता था। दोस्तों, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि सच्चा इनोवेशन तो तब होता है, ध्यान से सुनना, इनोवेशन का जो इनोवेशन करती है कंपनी वही आगे जाती है, इसलिए इनोवेशन सच्चा कौन है हमें सिखाता है ये इनोवेशन अलीबाबा का, कि सच्चा इनोवेशन तो तब होता है जब एक कंपनी अपनी सीमाओं को तोड़कर नए नए क्षेत्रों में कदम रखती है, इन्वेस्टमेंट करती है, रिसर्च करती है और नए प्रोडक्ट सर्विसेज सामने लाती है। अब अलीबाबा की ये यात्रा सफल दर्शाती है कि टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस, उत्कृष्टता, एक्सपर्टीज और कस्टमर केंद्रित दृष्टिकोण के साथ एक कंपनी न केवल अपनी इंडस्ट्री को नहीं बदल सकती है, बल्कि वैश्विक स्तर पर पूरी दुनिया की मानव समाज को भी प्रभावित कर सकती है। तो ये था दोस्तों छठा चैप्टर। अब शुरू करते हैं सातवां चैप्टर। तो चैप्टर 7, अलीबाबा पर जुर्माना क्यों लगाया गया था, ये एक सवाल है दोस्तों चैप्टर 7 का। तो जानते हैं, अलीबाबा ने ताओबाओ, अलीपे और अलीबाबा क्लाउड के जरिए ई कॉमर्स, पेमेंट और टेक्नोलॉजी में वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई थी, बहुत मेहनत से बनाई थी। लेकिन 2020 तक कंपनी एक नए और जटिल दौर में थी, प्रवेश कर चुकी थी, और वो था रेगुलेशन मुश्किलों का दौर। अब रेगुलेशन क्या होता है कि नियमन करती है कोई सरकार, तो इसको रेगुलेटर कहा जाता है, जो इस कंपनी, किसी भी कंपनी कॉर्पोरेट को रेगुलेट करती है। तो उन रेगुलेशन मुश्किलों का दौर था। 2020 तक कंपनी उस दौर में शामिल हो चुकी थी, वो वक्त आ गया था। जैसे जैसे अलीबाबा का प्रभाव बढ़ा, चीनी सरकार की नजरें कंपनी की एक्टिविटीज पर और सख्त हो गई। अब चीन तो कैसी सरकार है आपको पता है, वहां पर राजाशाही है। साल 2020 और 2021 में अलीबाबा को 2 बड़े रेगुलेटरी झटकों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने कंपनी की स्ट्रेटजी और भविष्य पर गहरा प्रभाव भी डाला। ये जो हमारा चैप्टर है 7वां, अलीबाबा की उन्हीं मुश्किलों और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उन मुश्किलों में भी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी कहानी को एक्सपोज करेंगे। तो 2020 में अलीबाबा की ब्रांच कंपनी एंट ग्रुप, जो अलीपे के तहत शुरू की गई थी, अलग करके इकाई बनाई गई थी उन्होंने, मैं आगे बता चुका हूं, जो अलीपे का संचालन करती थी। तो दुनिया के सबसे बड़े प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी आईपीओ की तैयारी में थी ये उनकी एंट ग्रुप, जिसका अलीपे का संचालन करती थी एंट ग्रुप। तो एंट ग्रुप की इस आईपीओ से 37 बिलियन जुटाने की योजना थी, 37 बिलियन पैसे जुटाने की शेयर मार्केट से योजना थी, जो इतिहास में सबसे बड़ा आईपीओ होता। लेकिन एंट ग्रुप की सफलता ने इसे डिजिटल पेमेंट और फाइनेंस सर्विस में वैश्विक लीडर बनाया था, जिसके 1 अरब यानी 100 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स थे अलीपे के। लेकिन नवंबर 2020 में चीनी रेगुलेशन ने इस आईपीओ को अचानक से रद्द कर दिया। इसका कारण था एंट ग्रुप के माइक्रो लोन व्यवसाय और डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस पर बढ़ती रेगुलेशन की चिंता है, सरकार की चिंता है। तो रेगुलेटर का मानना था कि एंट ग्रुप का विशाल आकार और प्रभाव दोनों फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जोखिम पैदा कर सकता था, इसलिए उन्होंने रद्द कर दिया। अब इस रद्दीकरण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कैंसलेशन कहा जाता है, रद्द करते हैं उसको।
तो उसका अलीबाबा पर गहरा प्रभाव पड़ा। एंट ग्रुप का आईपीओ न केवल कंपनी के लिए फाइनेंस में मील का पत्थर था, बल्कि ये अलीबाबा के इकोसिस्टम को और मजबूत करने वाला था। अब कैंसिलेशन यानी रद्द जो हुआ, उन्होंने आईपीओ लॉन्च करने के लिए रद्द कर दिया रेगुलेशन में, तो उस कैंसिलेशन में इन्वेस्टर्स का विश्वास हिला दिया कि अब थोड़ा कठिन लग रहा है, और अलीबाबा के शेयर प्राइस जो थी उसमें भी गिरावट आई। लेकिन ये शुरुआत थी दोस्तों। 2021 में चीनी सरकार ने अलीबाबा के खिलाफ एक मोनोपोली विरोध यानी एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि अलीबाबा ने अपने प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं को पिक वन पॉलिसी के तहत दूसरे प्लेटफॉर्म जो थे प्रतिस्पर्धी प्लेटफॉर्म उसका उपयोग करने से रोका था। इसको कहते हैं मोनोपोली, एकाधिकार, मोनोथिस्ट यानी एकाधिकारवादी। तो इस नीति ने छोटे व्यवसायों को मजबूर किया कि वे केवल अलीबाबा के प्लेटफॉर्म उन्हीं अलीबाबा की इकोसिस्टम में आए, जिसमें अलीबाबा के प्लेटफॉर्म जैसे ताओबाओ और टीमोल पर ही अपनी प्रोडक्ट बेची। अप्रैल 2021 आया, तो अप्रैल 2021 में अलीबाबा पर 2.8 बिलियन लगभग RMB 18.2 बिलियन का जुर्माना लगाया गया, जो उस समय का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट जुर्माना था दोस्तों। और आखिरकार इन रेगुलेटरी बाधाओं ने अलीबाबा के लिए एक कठिन दौर लाया। जुर्माना और आईपीओ कैंसिल होना, जिसने कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को प्रभावित किया और अलीबाबा के वैश्विक जो दुनिया के इन्वेस्टर्स थे उनमें भी चिंता पैदा की। लेकिन अलीबाबा कंपनी ने इन चुनौतियों का सामना अपनी फ्लेक्सिबिलिटी वाली स्ट्रेटेजी के साथ किया था। कंपनी ने जुर्माना मतलब किसी भी शक्कर जैसे दूध में गुड़ मिल जाती है, इसी तरह ये वो क्या कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेटेजी किसको कहते हैं, जैसे किसी भी परिस्थिति में किसी भी संकट में अनुकूलन साध लेना, इसको कहा जाता है फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कंपनी का ऑपरेशन करना है, कंपनी चलानी है, संचालित करनी है। तो कंपनी ने जुर्माने का भुगतान भी किया और कंपनी बिजनेस पॉलिसी में सीधा रिफॉर्म करने का वादा किया कंपनी ने, अलीबाबा कंपनी ने। तो अलीबाबा कंपनी ने रेगुलेशन के साथ सहयोग भी बढ़ाया, रेगुलेशन के साथ, और अपने प्लेटफॉर्म पर अधिक पारदर्शी यानी स्पष्टता और निष्पक्षता लाने के लिए कदम उठाए। उदाहरण के लिए कंपनी ने विक्रेताओं को दूसरे प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की स्वतंत्रता दी और अपनी एंटी मोनोपोली पॉलिसी को संशोधित किया। इन रेगुलेटरी मुश्किलों ने अलीबाबा को अपने संचालन यानी ऑपरेशन और स्ट्रेटेजी पर पुनर्विचार फिर से सुधार करने के लिए मजबूर किया। अब कंपनी ने अपने इकोसिस्टम के जो प्लेटफॉर्म थे उनके फेसबुक की तरह, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम है उसी तरह, तो कंपनी ने अपने इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए नए सेक्टर जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग और लॉजिस्टिक्स पर ध्यान केंद्रित किया। अलीबाबा ने यह भी सुनिश्चित किया कि कंपनी का मिशन छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाना था, वो बाधित न होना चाहिए। इन कठिनाइयों के बावजूद भी दोस्तों अलीबाबा ने अपनी वैश्विक उपस्थिति, अपने वजूद और इनोवेशन की गति को बनाए रखा। इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी से काम करना। दोस्तों इस चैप्टर से हम सीख सकते हैं कि सबसे बड़ी सफलताएं भी मुश्किलों से मुक्त नहीं होती है दोस्तों, सच बोल रहा हूं। जितनी बड़ी सफलता होती है ना उतनी बड़ी मुश्किलें भी आती है रास्ते के बीच में। तो रेगुलेशन की मुश्किलें अलीबाबा की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जो दर्शाती थी कि कंपनी ने न केवल टेक्नोलॉजी इनोवेशन में बल्कि जटिल परिस्थितियों में अनुकूलन और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने में भी एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। यानी कंपनी को अब कोई रोक नहीं सकता। ब्रांड किसको कहते हैं? ब्रांड ही राजा होता है दोस्तों। आज एप्पल देखो, एप्पल चाइना गूगल को बैन कर दिया उन्होंने, लेकिन आईफोन को बैन कर सके क्योंकि वो ब्रांड है दोस्तों, वही सरकार है, वो जो कहते हैं वही चलता है दोस्तों। ये माइंडसेट होना चाहिए और आपको इन हजारों कंपनीज की बुक्स में वही सीखने को मिलेगा, बिजनेस कैसे करना है। आपको क्या, कई लोगों को नए बिजनेस में होते हैं तो क्या लगता है मैं भी बिजनेस में अभी नया हूँ, मेरा तो कोई चिंता भी नहीं है, कोई बजट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने आपको बिजनेसमैन मानता हूँ। यूट्यूब में मैंने विजन शेयर कर दिया है। तो दोस्तों कई बार नए होते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि सरकार रेगुलेट करती है हमें, पर उसके नियंत्रण में कई बार ऐसा सामना करना पड़ता है कि कंपनी बंद कर देनी पड़ती है। लेकिन इसमें भी सरकार के साथ डील कैसे करनी है वो भी तजुर्बा सीखना चाहिए। तो उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी और हर परिस्थिति में अनुकूलन साधना, इसमें उत्कृष्टता हासिल कर ली थी। अलीबाबा की ये कहानियां पूरी की जो मैंने सुनाई, ये 7वीं कहानी है, तो हमें प्रेरित जरूर करती है कि कठिन समय में भी सही स्ट्रेटेजी, सही रणनीति
और दृढ़ता के साथ एक कंपनी अपनी विरासत को बरकरार रख सकती है। तो शुरू करते हैं चैप्टर 8, अलीबाबा की सामाजिक जिम्मेवारी। अब दोस्तों कोई कंपनी है तो उसकी सामाजिक जिम्मेवारी भी बनती है। अलीबाबा ने ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट और क्लाउड कंप्यूटिंग में वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन कंपनी की सफलता केवल बिजनेस अचीवमेंट तक सीमित नहीं थी। अलीबाबा ने सामाजिक जिम्मेवारी को अपने मिशन का एक अभिन्न हिस्सा बनाया, ये मानते हुए कि एक कंपनी की सच्ची सफलता, सच्ची सक्सेस, रियल सक्सेस समाज को बेहतर बनाने में है। शिक्षा, आपदा में राहत, पर्यावरण संरक्षण यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और वैश्विक स्वास्थ्य यानी पूरी दुनिया में हेल्थ को लेकर इन सारे चैप्टर्स में अलीबाबा के योगदान ने कंपनी को न केवल एक टेक्नोलॉजी जायंट बल्कि एक सामाजिक सुधारक के रूप में भी स्थापित किया। तो इस चैप्टर में हम अलीबाबा की सामाजिक जिम्मेवारी के कार्यों का उल्लेख किया है हमने। तो 2008 में जब चाइना के सिचुआन प्रांत में एक विनाशकारी भूकंप ने हजारों लोगों की जिंदगी छीन ली थी, तब अलीबाबा ने तुरंत कार्यवाही शुरू कर दी। कंपनी ने 8,08,000 लगभग RMB 5.5 मिलियन डॉलर का दान किया और पुनर्वास कार्यों में, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया तो पुनर्वास फिर से खड़ा करने के कार्यों में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था अलीबाबा कंपनी ने। अब अलीबाबा ने अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग राहत के लिए सामग्री जुटाने और दान डोनेशन अभियानों को बढ़ावा देने के लिए भी किया। इस दौरान जब वो अर्थ के आया था तब सिचुआन प्रांत में चीन के, और दूसरे ताओबाओ और दूसरे उनके प्लेटफॉर्म्स, उन पर विशेष रूप से पैकेज बनाए गए जहां यूजर्स आसानी से डोनेशन कर सकते, पेज बनाए गए, डिजिटल पेज जहां पर डोनेशन कर सकते थे। अब इस कदम ने न केवल प्रभावित लोगों की मदद की बल्कि ये भी दिखाया कि अलीबाबा अपने टेक्नोलॉजी संसाधनों का उपयोग समाज की भलाई के लिए भी कर सकता है। अब एजुकेशन के सेक्टर में अलीबाबा की अगर बात करें तो कंपनी ने चीन के ग्रामीण रूरल एरियाज में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। साल 2014 में कंपनी ने जैक मा फाउंडेशन के साथ मिलकर रूरल टीचर इनिशिएटिव शुरू किया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण शिक्षकों को वो क्या कहते हैं ट्रेनिंग और फाइनेंशियल सहायता प्रदान करना था। रूरल टीचर इनिशिएटिव का उद्देश्य ये था। अब इस कार्यक्रम ने हजारों शिक्षकों को सशक्त बनाया, जिसमें ग्रामीण बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल पाई, जिसके कारण अब उदाहरण के लिए एक दूर सुदूर गांव के शिक्षक जो पहले सीमित संसाधनों के साथ पढ़ाते थे, अब डिजिटल उपकरणों, डिवाइसेस और प्रशिक्षण के साथ बच्चों को प्रेरित कर रहे थे और पढ़ा रहे थे। अलीबाबा ने अपने टेक्नोलॉजी संसाधनों का उपयोग ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए भी किया, जिससे एजुकेशन की पहुंच, रीच बढ़ी। 2020 में जब कोविड-19 पैंडेमिक आया और उसने दुनिया को अपनी चपेट में लिया, तो अलीबाबा ने वैश्विक स्तर पर पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था, जिसका उल्लेख करें कोविड-19 के दौरान। वो जान का दोस्तों, जान है तो जहान है, इसलिए जान बहुत कीमती होती है दोस्तों। जिसका उल्लेख करें कोविड-19 के दौरान अलीबाबा का, तो कंपनी और उसकी शाखा कंपनीज ने, जितनी भी कंपनीज है उनकी, 150 से अधिक देशों में मास्क, वेंटिलेटर और टेस्टिंग किट जैसे ट्रीटमेंट संसाधनों का दान किया, डोनेशन किया मुफ्त में। अलीबाबा ने RMB 3 बिलियन लगभग 430 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा पैसों की सहायता प्रदान की थी कोविड-19 के दौरान, जिसमें वैक्सीन रिसर्च के लिए भी उन्होंने योगदान दिया था, पैसे दिए थे वैक्सीन अनुसंधान के लिए भी। कंपनी ने अपने लॉजिस्टिक्स नेटवर्क केनियो का उपयोग करके राहत सामग्री को तेजी से जरूरतमंद क्षेत्रों तक पहुंचाया था। ये प्रयास न केवल एक परोपकारी कदम था बल्कि अलीबाबा की वैश्विक क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारी का इंडिकेटर भी था कि समाज के लिए अलीबाबा क्या कर सकती है। तो ये इंडिकेटर था जिसने दर्शाया कि अलीबाबा समाज के लिए भी काम करती है। अब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में भी अलीबाबा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 2016 में कंपनी ने एनवायरमेंट स्टेबिलिटी पर केंद्रित परियोजनाओं को समर्थन दिया, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी और पर्यावरण संरक्षण की योजनाएं, जो कुछ भी काम उस पर चलता है वो शामिल था, जिसमें पैसों का जो कुछ भी देना पड़ा वो उन्होंने सपोर्ट दिया। अब अलीबाबा ने अपनी अगर उनकी बात करें तो अपने डेटा सेंटर्स को अधिक एनर्जी एफिशिएंट बनाया और पैकेजिंग में भी प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए कदम उठाए गए। केनिया जो उनका लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है, उसने स्मार्ट लॉजिस्टिक्स के जरिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने की पहल शुरू की, जैसे कि डिलीवरी रूट्स को एडजस्ट करना। अगर कोई छोटा रूट है और हम पहुंच सकते हैं डिलीवरी देने के लिए,
तो इसको अपनाओ, ज्यादा पेट्रोल डीजल या फ्यूल जलाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने इस तरह एफिशिएंसी के साथ काम किया, डिलीवरी रूट को एडजस्ट किया। अब इन सारे प्रयासों ने अलीबाबा को एक नेचर फ्रेंडली कंपनी के रूप में स्थापित किया। अलीबाबा की सामाजिक जिम्मेवारी की पहल ने कंपनी की छवि को एक टेक्नोलॉजी जायंट से कहीं अधिक एक सामाजिक सुधारक के रूप में मजबूत किया। फिर भी कुछ आलोचकों ने इन प्रयासों को कंपनी की रेगुलेटरी मुश्किलों के बाद छवि सुधारने का प्रयास माना था। रेगुलेशन में इन्वेस्टिगेशन किया था और थोड़ा गलत सामने आया था। तो उन्होंने, आलोचकों ने कहा कि ये लोग अपनी छवि सुधारने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, लोगों की मदद। लेकिन अलीबाबा के योगदान ने ठोस प्रभाव डाला था दोस्तों, और जरूरत पड़ने पर काम आई थी कंपनी। वो किसी के लिए दुनिया के हर देश में मास्क, वेंटिलेटर, वैक्सीन के लिए भी और ट्रीटमेंट इक्विपमेंट सब कुछ डोनेशन किया था। अब जो समाज ने हम कंपनी को दिया था उसी को समाज, कंपनी ने समाज को वापस लौटाया। अब इस चैप्टर में से हम सीख सकते हैं कुल मिलाकर कि सच्ची सफलता केवल प्रॉफिट कमाने में नहीं है दोस्तों, बल्कि समाज के लिए किए गए योगदान में सच्ची सफलता है। कि मैंने समाज को क्या दिया, समाज में कुछ अपेक्षा नहीं रखता हूँ, मैंने समाज के लिए क्या किया। यही अमेरिका की मैं एक बात करूं, जॉन एफ कैनेडी, अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक स्लोगन दिया था दोस्तों कि ये मत सोचो कि अमेरिका ने आपके लिए क्या किया, ये सोचो कि मैंने अमेरिका के लिए क्या किया। यही मैंने शुरुआत में कहा था ना कि मैंने मेरे भारत के लिए क्या किया। ये सोचो, सरकार से, नेताओं से अपेक्षा मत रखो कि वो लोग हमारी भलाई करेंगे। आपकी भलाई या बुराई तुम खुद कर सकते हो। इसलिए सच्ची सफलता समाज के लिए मैंने क्या किया, मैंने समाज को क्या दिया, इसमें सच्ची सफलता है। अलीबाबा की सामाजिक जिम्मेवारी की प्रतिबद्धता उसकी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही दोस्तों, जो दर्शाती है कि टेक्नोलॉजी और परोपकार दोनों के समन्वय से दुनिया को बेहतर बनाया जा सकते हैं। अब नवा चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है अलीबाबा कंपनी के नेतृत्व का परिवर्तन और डेनियल झांग के हाथों में कमान सौंपी गई, उसकी डिस्कशन करते हैं। साल 2019 तक अलीबाबा एक विश्व स्तरीय टेक जायंट बन चुकी थी, कंपनी बन चुकी थी, टेक जायंट कंपनी दुनिया की, जिसने ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग और लॉजिस्टिक्स में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की थी। लेकिन इस साल 2019 में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंची जब इसके संस्थापक, फाउंडर और प्रेरणा कंपनी की पूरी प्रेरणा शक्ति जैक मा, उन्होंने कंपनी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। ये निर्णय अलीबाबा की कहानी में एक नए अध्याय की शुरुआत थी दोस्तों, जिसमें डेनियल झांग ने अलीबाबा के नेतृत्व की कमान संभाली जैक मा के बाद। ये अध्याय, ये चैप्टर अलीबाबा के नेतृत्व परिवर्तन और इसके बाद की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करेगा। ये चैप्टर में हम उसी की बात करेंगे कि जैक मा के जाने के बाद डेनियल झांग के नेतृत्व में कंपनी ने कितना वृद्धि लाई, उसकी समृद्धि में कितना योगदान दिया, वो बात करेंगे। जो कंपनी की मजबूत फाउंडेशन और दीर्घकालिक दृष्टिकोण, दूर की दृष्टि, लंबे समय की दृष्टिकोण का ठोस प्रमाण है दोस्तों। अब जैक मा ने सितंबर 2019 में अलीबाबा की 20वीं वर्षगांठ, 20वीं उसका फाउंडेशन का 20वां साल था दोस्तों। कंपनी की प्रेरणा पावर जैक मा ने सितंबर 2019 में अलीबाबा की 20वीं वर्षगांठ पर चेयरमैन पद छोड़ने का अनाउंसमेंट किया था दोस्तों। मेरे लिए भी जैक मा एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, स्टीव जॉब्स की तरह। ये कदम कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक था कि यार जैक मा के बिना तो अलीबाबा चल ही नहीं सकती। उसके बाद उन्होंने डेनियल झांग को चेयरमैन बनाया गया। अब कई लोगों को आश्चर्य तो हुआ क्योंकि जैक मा ही अलीबाबा का चेहरा थे, लेकिन कंपनी ने इस परिवर्तन की योजना पहले से बना रखी थी। साल 2018 में जैक मा ने डेनियल झांग को कार्यकारी अध्यक्ष यानी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया था 2018 में, जिससे ये स्पष्ट हो गया था कि अलीबाबा अब नेतृत्व परिवर्तन के लिए तैयार है। डेनियल झांग जो 2007 में अलीबाबा में शामिल हुए थे कंपनी में, पहले कंपनी के चीफ फाइनेंस ऑफिसर यानी CFO और फिर चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर COO रहे। ये 2 पद उन्होंने निभाए और उसके बाद सीधे चेयरमैन बने अलीबाबा कंपनी के। साल 2015 में उन्हें CEO बनाया गया था। ये तीसरा स्टेज था उनका, और उनकी स्ट्रेटेजिक दृष्टि ने अलीबाबा को नए सेक्टर्स में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे डेनियल झांग का नेतृत्व अलीबाबा के लिए एक नया दृष्टिकोण लेकर आया, जहां जैक मा की नेतृत्व शैली बिल्कुल प्रेरणादायक और दूरदर्शी थी, वही डेनियल झांग जो थे एक व्यवस्थित, बिल्कुल नीट, स्पष्ट
और डेटा पावर्ड नेता थे, यानी डेटा एनालिसिस करके कंपनी में चलाने वाले व्यक्ति थे। तो उन्होंने न्यू रिटेल की अवधारणा को बढ़ावा दिया। न्यू रिटेल की अवधारणा जो ऑनलाइन और ऑफलाइन खरीदारी को इंटीग्रेट करती थी, ये अवधारणा न्यू रिटेल कहा जाता है उसे। तो उदाहरण के लिए अलीबाबा ने हेमा सुपरमार्केट सीरीज शुरू की, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कस्टमर को तेज यानी फास्ट डिलीवरी और पर्सनल एक्सपीरियंस प्रदान करती थी। डेनियल जांग के नेतृत्व में अलीबाबा ने क्लाउड और कैनियो जैसे उनको जो लॉजिस्टिक्स नेटवर्क था, कैनियो नाम का कैनियो नेटवर्क, इन जैसे क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाया, जिससे कंपनी का टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम और मजबूत हुआ। अब अलीबाबा के नेतृत्व परिवर्तन के समय अलीबाबा को रेगुलेशन मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा था। जैसे कि 2020 में एंट ग्रुप के आईपीओ का रद्द होना, वो किया था उन्होंने, रेगुलेशन ने वही। और 2021 में 2.8 बिलियन का एंटी मोनोपोली का जुर्माना भरना पड़ा था कंपनी ऑफ अलीबाबा को। इन बाधाओं के बावजूद दोस्तों डेनियल जांग ने कंपनी को स्टेबल रखा और उन्होंने रेगुलेशन के साथ सहयोग भी बढ़ाया और अलीबाबा की बिजनेस पॉलिसी में रिफॉर्म किए, जैसे कि विक्रेताओं को अधिकतम स्वतंत्रता देना और प्लेटफॉर्म पर निष्पक्षता सुनिश्चित करना। साल 2025 तक अलीबाबा का मार्केट वैल्यूएशन $500 बिलियन यानी $5 ट्रिलियन से आगे बना रहा और बढ़ रहा था लगातार। 2025 तक आने वाले भविष्य में क्या होता है पता नहीं। और कंपनी ने अपने वैश्विक संचालन को और एक्सपेंड कर दिया। अब जो अलीबाबा की पूर्ण सफलता इसकी मजबूत कॉर्पोरेट कल्चर और लॉन्ग टर्म प्लानिंग का परिणाम थी। इसकी सफलता इसको क्यों मिली पता है? मजबूत कॉर्पोरेट कल्चर और लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक दिन का नहीं, लॉन्ग टर्म। अब कंपनी ने शुरुआत से ही नेतृत्व के विकास पर ध्यान दिया था, जिसने इसे परिवर्तन के लिए भी तैयार किया था। जैक मा ने अपने इस्तीफे के समय तक कहा था, ये जैक मा के शब्द है दोस्तों, पकड़ना। उन्होंने कहा था अलीबाबा एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, ये एक सिस्टम है, इट्स ए मैकेनिज्म जो भविष्य के लिए बना है। यही दृष्टिकोण दोस्तों अलीबाबा की ताकत बना, जिसने सुनिश्चित किया कि कंपनी नेतृत्व परिवर्तन के बाद भी अपनी गति बनाए रखे। अब डेनियल जांग के नेतृत्व में अलीबाबा ने नए नए सेक्टर में कदम रखा, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स, जिसने कंपनी को टेक्नोलॉजी इनोवेशन में लीडर भी बनाए रखा। अब इस परिवर्तन ने छोटे व्यवसायों और कस्टमर को और ज्यादा अवसर प्रदान किए, जो अलीबाबा के मूल मिशन का हिस्सा थे। उनका मिशन तो यही था कि विक्रेताओं को सशक्त बनाना, ताकतवर बनाना। अब इस चैप्टर से हम सीख सकते हैं, हर चैप्टर से मैं आपको सिखा रहा हूँ, निष्कर्ष निकल कर सिखा रहा हूँ। और आप भी ज्यादा जितना, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि आप एक शब्द में रामायण, महाभारत, भगवद गीता का अमूल्य ज्ञान बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए आप हजारों बुक पढ़ोगे और बाद में व्यवसाय भी करते रहो। पढ़ो मतलब मेरे वीडियो देखो, क्योंकि मेरा पढ़ने का मतलब वो पुराना पढ़ने का तरीका गया। अब तो वीडियो देखा जा सकता है, बुक का ऑडियो ट्रैक सुना जा सकता है, तीसरा टेक्स्ट भी पढ़ा जा सकता है। यही तो मेरा मिशन है कि हर बुक में टेक्स्ट, ऑडियो ट्रैक और वीडियो ट्रैक तीनों ऑप्शन होने चाहिए। तो हजारों ऐसी बुक्स आप पढ़ते हो तो एक तो माइंडसेट क्रिएट होता है दोस्तों आपके अंदर, आपके भीतर, जो आपको आपके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। ये तो कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ कि हजारों की तादाद में मैं कंपनीज पर आई बुक्स लेकर आऊंगा, लेकिन बाद में मैं व्यक्तित्व निर्माण के लिए बायोग्राफी सीरीज शुरू करूंगा। जो महानुभाव है उनकी बायोग्राफी लेकर आऊंगा और हमारा काम चलता रहेगा। आप जुड़े रहना दोस्तों। यही दृष्टिकोण उनकी ताकत बना। डेनियल जांग के नेतृत्व में नए नए क्षेत्रों में कदम रखा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट लॉजिस्टिक, जिसने कंपनी को टेक्नोलॉजी इनोवेशन में लीडर तो बनाए रखा। इस परिवर्तन ने छोटे व्यवसायों और छोटे कस्टमर को और ज्यादा अवसर प्रदान किया, जो अलीबाबा के मूल मिशन का हिस्सा था। इस अध्याय से मैं यही कह रहा था कि हम सीख सकते हैं, एक अध्याय से सब अध्याय पढ़ने पड़ते हैं। तो सच्ची ताकत उसकी नेतृत्व योजना, एक कंपनी की कोई भी हुई तो उसकी सच्ची ताकत क्या है पता है? उसकी नेतृत्व की योजना और हर बाधाओं में फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन में होती है दोस्तों उसकी ताकत। जैसे ताकत दिखाते दिखाते अगर सरकार जब बिगड़ती है तो फिर हमारा झंडा डाउन हो जाता है। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी अगर होती है, हर
परिस्थिति में अनुकूलन साधने की कला होती है तो वो झंडा उठा हुआ रहता है दोस्तों। अब अलीबाबा का नेतृत्व परिवर्तन न केवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक की कंपनी को ट्रांसफर करने, पावर ट्रांसफर का था कहानी थी, बल्कि ये कंपनी की दीर्घकालिक दृष्टि और मजबूत फाउंडेशन का प्रमाण था दोस्तों। अलीबाबा की ये कहानी हमें इंस्पायर करती है कि सही सिस्टम और सही नेतृत्व के साथ, सही सिस्टम और सही नेतृत्व के साथ एक कंपनी सबसे बड़े नेतृत्व बदलावों को भी अवसर में बदल सकती है दोस्तों। अब दोस्तों 10वां चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम दिया है अलीबाबा का टेक्नोलॉजी में भविष्य। 12 चैप्टर की बुक है, अब 2 चैप्टर है, बाद में उपसंहार, फिर खत्म होगी बुक। तो साल 2020 के दशक तक अलीबाबा ने ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट और क्लाउड कंप्यूटिंग में अपनी वैश्विक पहचान स्थापित कर ली थी पूरी दुनिया में। लेकिन कंपनी की नजर अब भविष्य पर थी, एक ऐसा भविष्य जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स और एडवांस क्लाउड सर्विसेज डिजिटल इकोनॉमी को नया आकार देंगी। अब रेगुलेशन मुश्किलों और नेतृत्व परिवर्तन के बाद भी अलीबाबा ने टेक्नोलॉजी इनोवेशन में अपनी गति बनाए रखी, निरंतर इनोवेशन करती रही। अलीबाबा क्लाउड, कैनियो नेटवर्क इनका लॉजिस्टिक्स का और एआई से चलने वाली योजनाओं के माध्यम से कंपनी ने न केवल अपने इकोसिस्टम को मजबूत किया बल्कि वैश्विक टेक्नोलॉजी लीडरशिप की दौड़ में भी लीडर बनी रही कंपनी। अब ये चैप्टर, हमारा ये अध्याय अलीबाबा के टेक्नोलॉजी भविष्य की कहानी उजागर करेगा। अलीबाबा क्लाउड जिसे 2009 में स्थापित किया गया था, 2025 तक वैश्विक क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट में अमेज़न वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर और गूगल क्लाउड के साथ कंपटीशन कर रहा था अलीबाबा क्लाउड। अब कंपनी ने अपने डेटा सेंटर्स को एशिया, यूरोप और अमेरिका में एक्सपेंड किया, जिससे बिजनेसेस और स्टार्टअप्स को सस्ती और व्यापक सर्विस मिल पाई। अलीबाबा क्लाउड ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स में भारी इन्वेस्टमेंट किया, जिससे ये व्यवसाय को यानी बिजनेसेस को डेटा के आधार पर लिए जाने वाले निर्णय लेने में मदद कर रहा था। उदाहरण के लिए चाइनीज रिटेल कंपनी अलीबाबा क्लाउड के एआई टूल्स का उपयोग करके कस्टमर व्यवहार का विश्लेषण करती थी और अपनी सेल स्ट्रेटेजी को एडजस्ट करती थी। एक एग्जांपल के तौर पर तो 2025 तक अलीबाबा क्लाउड चीन का सबसे बड़ा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर था और पूरी दुनिया में, भारत में तो है ही नहीं कोई, पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी था दोस्तों। ये माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और गूगल के बाद तीसरा था सबसे बड़ा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, जिसका रेवेन्यू की बात करें तो $10 बिलियन से भी ज्यादा था। वैसे अलीबाबा का स्मार्ट लॉजिस्टिक्स में योगदान भी उल्लेखनीय रहा। काइनियो नेटवर्क जिसे 2013 में फाउंडेशन किया गया था उसने डिलीवरी प्रोसेसिंग को क्रांतिकारी बना दिया, रिवॉल्यूशनरी बना दिया। काइनियो ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके डिलीवरी रूट्स को एडजस्ट कर दिया, जिससे लागत और समय दोनों कम हुआ। इस तरह छोटे छोटे दोस्तों सुधार से ही इनोवेशन आता है और जो इनोवेशन करता है वही लीडर बनता है। किसी भी मार्केट में जो इनोवेशन करता है ना वही लीडर बनता है। नियम एकदम सिंपल है दोस्तों, पकड़ना, इनोवेशन करना, सुधार करना है। इनोवेशन का मतलब ये नहीं कि रिसर्च करना है, सुधार, नया करना, सुविधा में सहूलियत देना, छोटे छोटे स्टेप में एडवांस करना, यही है इनोवेशन। साल 2025 तक और कंज्यूमर का प्रॉब्लम और बिहेवियर समझना, यही बस, दूसरा कुछ नहीं होता है। तो साल 2025 तक काइनियो जो उनका नेटवर्क था वो क्या कहे लॉजिस्टिक्स का, इसमें चीन में 24 घंटे के भीतर और वैश्विक स्तर पर दुनिया की बात करें तो वैश्विक स्तर पर 72 घंटे के भीतर डिलीवरी की क्षमता से विकसित कर ली थी। ये छोटे व्यवसायों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, जो अब तेज और किफायती शिपिंग के जरिए वैश्विक कस्टमर तक पहुंच सकते थे दोस्तों। इतनी तेज डिलीवरी, 72 घंटे में सामान पहुंच जाता था। और चाइना की अगर बात करें 24 घंटे में समय पहुंच जाता, 24 घंटे में माल पहुंच जाता उनके काइनियो लॉजिस्टिक सर्विस के जरिए। उदाहरण के लिए एक ताओबाओ विक्रेता अपने प्रोडक्ट सिंगापुर या ब्राजील में तेजी से भेज सकता था, जो पहले बिल्कुल दोस्तों असंभव था, लेकिन हम तेजी से भेज सकता था। अब केनियो ने ड्रोन डिलीवरी और ऑटोमोड वेयर हाउस, जहां माल भरा रहता है वेयर हाउस में, इन जैसी टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को नया आकार दिया गया। इसके तहत साथ ही अलीबाबा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अग्रणी भूमिका, लीडरशिप में भूमिका निभाई। कंपनी ने अपने डेमो एकेडमी, अब डेमो का मैं फुल फॉर्म बताता हूँ।
डेमो का फुल फॉर्म है डिस्कवरी, एडवेंचर, मोमेंटम एंड आउटलुक। ये डेमो का फुल फॉर्म है, DAMO, डेमो एकेडमी। इसकी स्थापना 2017 में की थी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग में जैसे सेक्टर में अनुसंधान रिसर्च करती थी। डेमो एकेडमी जो अलीबाबा की है, उसने ई कॉमर्स, हेल्थ केयर और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में के लिए AI समाधान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से समाधान विकसित किए। उदाहरण के लिए अलीबाबा के AI टूल्स ने ताओबाओ पर पर्सनल प्रोडक्ट रिकमेंडेशन प्रदान किया, रिकमेंडेशन पर्सनल प्रोडक्ट का, जिससे बिक्री में सेल में 20% की तक की बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा कंपनी ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट उसमें भी योगदान दिया, जैसे कि आंगजाव में AI पावर्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे ट्रैफिक को कम किया गया। अब देखिए इन सारे इनोवेशन ने अलीबाबा को एक व्यापक टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बना दिया, जो व्यवसायों और कस्टमर को इंटीग्रेटेड एडवांस सर्विसेज प्रदान करता था। कंपनी ने अपने मिशन को जो उनका था, छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाना, ये उनका मिशन था, इसको नए क्षेत्रों में लागू किया। 2025 तक अलीबाबा का मार्केट वैल्यूएशन 500 बिलियन यानी $5 ट्रिलियन से अधिक था और इसके साथ पूरी दुनिया की डिजिटल इकोनॉमी में एक प्रमुख खिलाड़ी बना हुआ था अलीबाबा कंपनी। इस चैप्टर से हम सीख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन एक कंपनी को न केवल इंडस्ट्री में लीडर बनाते हैं, बल्कि समाज को बदलने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। टेक्नोलॉजी में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी हो या दूसरी चीजों में भी इनोवेशन समाज को बेहतर बनाता है। दोस्तों, अलीबाबा की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड और लॉजिस्टिक्स में इन्वेस्टमेंट की कहानी जो मैंने बताई पूरी की पूरी 10वें चैप्टर में, तो वो दर्शाती है कि भविष्य की सोच और कस्टमर केंद्रित दृष्टिकोण के साथ एक कंपनी वैश्विक स्तर पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। दोस्तों, अब 11वां चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका मैंने नाम दिया है अलीबाबा कंपनी का वैश्विक प्रभाव, यानी पूरी दुनिया पर प्रभाव क्या पड़ा इस कंपनी का। तो अलीबाबा ने 1999 में एक छोटे से हांगजाओ अपार्टमेंट में शुरू होकर एक वैश्विक टेक्नोलॉजी जायंट बनने की अचीवमेंट हासिल की। ताओबाओ, अलीपे, अली एक्सप्रेस और अलीबाबा क्लाउड जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी ने न केवल ई कॉमर्स को नया आकार दिया, बल्कि छोटे और मध्यम व्यवसाय, जिसको SME कहा जाता है, उसको सशक्त बनाकर दुनिया की इकोनॉमी में रिवॉल्यूशन लेकर आई। तो साल 2025 तक अलीबाबा 240 से अधिक देशों में संचालन कर रहा था कंपनी का, और इसके प्लेटफॉर्म पर हर साल अरबों डॉलर के ट्रांजैक्शन हो रहे थे। ये चैप्टर 11वां चैप्टर अलीबाबा के वैश्विक प्रभाव और इसके द्वारा बनाए गए अवसरों की कहानी है। दोस्तों, अलीबाबा का सबसे बड़ा योगदान था छोटे व्यवसायों को वैश्विक बाजार से, पूरी दुनिया की मार्केट से जोड़ना। ये उनका सबसे बड़ा योगदान था और सबसे बड़ा मिशन भी था। अब अली एक्सप्रेस जो 2009 में लॉन्च हुआ था, जिसने चाइनीज विक्रेताओं को दुनिया भर के कस्टमर तक पहुंचने का अवसर दिया। एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा चीनी चाइनीज कारखाना जो हस्त निर्मित कपड़े बनाता था, तो अली एक्सप्रेस के जरिए यूरोप और दक्षिण अमेरिका में अपनी प्रोडक्ट आसानी से पहुंचा सकता था। इस प्लेटफॉर्म में कम लागत और सरल इंटरफेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ छोटे व्यवसायों को बिना भारी इन्वेस्टमेंट के वैश्विक व्यापार में शामिल होने की सुविधा दी। दोस्तों, इससे चाइना का एक्सपोर्ट बहुत तेज हो गया। अब 2025 तक लाखों विक्रेता एक्टिव थे अली एक्सप्रेस पर, जिनमें से कई विक्रेता अपने व्यवसाय को बिजनेस को लोकल लेवल से वैश्विक लेवल पर ले गए इस अली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म के जरिए। अलीबाबा के दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे ताओबाओ और टीमॉल, उन्होंने भी वैश्विक प्रभाव डाला पूरी दुनिया में। ताओबाओ ने चीन में लाखों पर्सनल विक्रेताओं को ऑनलाइन बिक्री शुरू करने का मौका दिया, जिससे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिला, उद्यमशीलता को बढ़ावा मिला। अब टीमॉल जो प्रीमियम ब्रांडों के लिए था, तो उसने नाइकी, एप्पल और एडिडास जैसे वैश्विक ब्रांड्स को चाइनीज कस्टमर तक पहुंचने का एक प्लेटफॉर्म मंच प्रदान किया था। अलीबाबा की इस इकोसिस्टम्स ने, इस प्लेटफॉर्म ने अलीबाबा के न केवल बिक्री बढ़ाई, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान को भी प्रोत्साहित किया। अलीबाबा की 11.11 यानी 11.11 ग्लोबल शॉपिंग फेस्टिवल, जिसको सिंगल डे भी कहा जाता है, उसने एक नया बेंचमार्क स्थापित किया। साल 2020 में इस आयोजन जो हुआ था, उसने 74 बिलियन से अधिक का ट्रांजैक्शन दर्ज किया था, जो ब्लैक फ्राइडे और साइबर मंडे को पीछे छोड़कर आगे निकल गया।
अब अलीपे और कैनियो, उनका लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, इन सारे प्लेटफॉर्म्स ने वैश्विक व्यापार को और सुगम बना दिया। अलीपे ने डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित और सुलभ बनाया और अर्थव्यवस्था को कैशलेस बना दिया और उस दिशा में बढ़ावा दिया, कैशलेस सिस्टम में, जो अब पूरी दुनिया में अपनाया जा रहा था, कैशलेस इकोनॉमी। अब कैनियो ने अपने स्मार्ट लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के जरिए डिलीवरी समय को कम किया, इनोवेशन करके, जिससे छोटे व्यवसाय दुनिया के कस्टमर को तेजी से सर्विस दे सकते थे। उदाहरण के लिए एक भारतीय खरीदार अब अली एक्सप्रेस से ऑर्डर करके 72 आवर्स यानी 72 घंटे में सामान प्राप्त कर सकता था। इन टेक्नोलॉजी ने वर्ल्ड सप्लाई चेन जो थी उसको और एफिशिएंट बना दिया प्राइवेट लेवल पर। अब अलीबाबा का प्रभाव केवल व्यापार तक सीमित नहीं था दोस्तों, क्योंकि कंपनी ने डिजिटल इकोनॉमी को भी नया आकार दिया, बढ़ावा दिया। अलीबाबा क्लाउड ने स्टार्टअप और बड़े बिजनेसेस को डेटा से चलने वाले समाधान प्रदान किए, जिससे पूरी दुनिया में इनोवेशन को बढ़ावा मिला। अलीबाबा की डेमो एकेडमी, जिसका मैंने बताया है, वो रिसर्च करती है एआई और उन सारी चीजों में, टेक्नोलॉजी में। इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान ने हेल्थ केयर, स्मार्ट सिटी और एजुकेशन जैसे सेक्टर में उल्लेखनीय योगदान दिया। अब अलीबाबा ने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में, प्रोडक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट किया, जैसे कि हांगझाऊ में, चाइना के हांगझाऊ में एआई संचालित ट्रैफिक सिस्टम, जिसने शहरी जीवन को बेहतर बना दिया। अलीबाबा की वैश्विक सफलता ने छोटे व्यवसायों, कस्टमर और बिजनेस समुदायों को, बिजनेस ग्रुप्स को सशक्त बनाया। अब कंपनी ने लाखों नौकरियां भी पैदा की, रोजगार भी पैदा किया और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट किया, मजबूत किया, चाइनीज इकोनॉमी को। लेकिन इस प्रभाव के साथ मुश्किलें भी आई दोस्तों, जैसे कि रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन और लोकल प्रतिस्पर्धा। जिस भी देश में काम करे वहां पर लोकल कंपटीशन भी होती है। फिर भी अलीबाबा ने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और अनुकूलन वाली स्ट्रेटेजी के साथ इनका भी डटकर सामना किया और निरंतर काम करती रही कंपनी। इस अध्याय से हम सीख सकते हैं कि एक कंपनी का प्रभाव तब सच्चा होता है जब वह सीमाओं को तोड़कर पूरी दुनिया में नए अवसर पैदा करती है। अलीबाबा की ये कहानी छोटे व्यवसायों और एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक प्रेरणा है दोस्तों, जो दर्शाती है कि टेक्नोलॉजी और बदलाव के दृष्टिकोण के साथ कोई भी कंपनी वैश्विक वर्ल्ड स्टेज पर अपनी जगह बना सकती है, अलग दृष्टिकोण और प्रॉब्लम सॉल्विंग इनोवेशन के साथ। अब दोस्तों आखिरी चैप्टर 12वां चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है अलीबाबा और एक स्थायी विरासत। तो दोस्तों साल 1999 में हांगझाऊ के एक छोटे से अपार्टमेंट में शुरू हुआ अलीबाबा का सपना आज एक वैश्विक टेक्नोलॉजी साम्राज्य बन गया। ताओबाओ, अलीपे, अली एक्सप्रेस, अलीबाबा क्लाउड और काइनियो जैसे इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अलीबाबा ने ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट और टेक्नोलॉजी इनोवेशन की दुनिया को नया आकार दिया। साल 2025 तक कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन 500 बिलियन कम नहीं हुआ, $500 बिलियन से अधिक था और कंपनी 240 से ज्यादा देशों में संचालन कर रही थी अपनी सर्विसेज का। अब रेगुलेटरी मुश्किलें, प्रतिस्पर्धा और नेतृत्व परिवर्तन के बावजूद अलीबाबा ने न केवल अपने मिशन को जीवित रखा, बल्कि एक विरासत बनाई, अपनी विरासत बनाई, जो दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स और व्यवसायों को प्रेरित करती है। ये आखिरी चैप्टर हमारा अलीबाबा की स्थायी विरासत की कहानी है। अलीबाबा की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी छोटे और मध्यम व्यवसाय, एसएमईज को सशक्त बनाना। यही बहुत बड़ी चीज थी। कंपनी ने लाखों छोटे विक्रेताओं को दुनिया के बाजार से जोड़ा, जिससे उनकी आय और अवसर दोनों बढ़े। उदाहरण के लिए एक चाइनीज कारीगर जो पहले केवल लोकल बाजारों में बिक्री करता था, अब अली एक्सप्रेस के जरिए यूरोप और अमेरिका और पूरी दुनिया के कस्टमर तक आसानी से पहुंच सकता था, अपनी सर्विस दे सकता था। अब अलीबाबा के ताओबाओ और टी मॉल ने चीन में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया, जबकि अलीपे ने डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित और सुलभ बनाकर कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया। साल 2020 के सिंगल्स डे में $74 बिलियन के ट्रांजैक्शन ने दिखाया कि अलीबाबा का प्रभाव ब्लैक फ्राइडे जैसे वैश्विक आयोजनों को भी पीछे छोड़ सकता है। अलीबाबा का टेक्नोलॉजी में योगदान भी दोस्तों अभूतपूर्व रहा, जिसमें अलीबाबा क्लाउड ने स्टार्टअप्स और बड़े व्यवसायों को डेटा संचालित समाधान प्रदान किए, जिससे वैश्विक स्तर पर इनोवेशन को बढ़ावा मिला। अब कैनियो, उनका जो स्मार्ट लॉजिस्टिक्स, उसके जरिए डिलीवरी को तेज और किफायती बनाया, जबकि डेमो एकेडमी उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग ने अनुसंधान को आगे बढ़ाया। ये उनकी मैं विरासत बता रहा हूं दोस्तों, अलीबाबा कंपनी की, द कंपनी ऑफ अलीबाबा। तो अलीबाबा ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जैसे हांगझाऊ में एआई संचालित ट्रैफिक सिस्टम,
उसके माध्यम से शहरी जीवन को बेहतर बनाया। इन सारे प्रयासों ने अलीबाबा को एक ई कॉमर्स कंपनी से कहीं अधिक एक टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बना दिया। अब दोस्तों, कंपनी की सामाजिक जिम्मेवारी भी उसकी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साल 2008 के सिचुआन के जो अर्थक्वेक आया था, उसमें 8,08,000 का डोनेशन, 8,08,000 रुपये नहीं, उनकी करेंसी शायद येन है, $8,08,000 का डोनेशन 2020 में कोविड-19 राहत के लिए R&D $3 बिलियन और ग्रामीण रूरल एजुकेशन के लिए रूरल टीचर इनिशिएटिव। इन सारे प्रयासों ने दिखाया कि अलीबाबा समाज को वापस देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। पर्यावरण संरक्षण की अगर बात करें, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में भी कंपनी ने एनर्जी एफिशिएंट डेटा सेंटर और कम प्लास्टिक पैकेजिंग जैसी पहल शुरू की। हालांकि इसके बावजूद अलीबाबा की यात्रा सफर मुश्किलों से मुक्त नहीं थी, वो तो आपने देखा, जिसमें 2020 में एंट ग्रुप के $37 बिलियन का आईपीओ का रद्द होना और साल 2021 में 2.8 बिलियन का एंटी मोनोपोली जुर्माना कंपनी के लिए बड़े झटके थे, भरना पड़ा था रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन के कारण। लेकिन अलीबाबा ने अपनी हर परिस्थिति में लचीलापन और अनुकूलन साधने की स्ट्रेटेजी के साथ इनका भी सामना किया, डटकर सामना किया और बनी रही। अब दोस्तों, नेतृत्व परिवर्तन की बात करें तो डेनियल जांग ने कंपनी को नई दिशा दी, जिसने अलीबाबा को इनोवेशन और वैश्विक एक्सपेंशन करने में लीडर बनाए रखा। अलीबाबा की विरासत केवल इसकी व्यापारिक बिजनेस सफलता या टेक्नोलॉजी अचीवमेंट्स में नहीं है, बल्कि सफलता उस प्रेरणा में है जो प्रेरणा इसने दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर को दी थी। प्रेरणा में उसकी सफलता तो है। कंपनी ने दिखाया कि सीमित संसाधन और कठिन परिस्थितियों में भी, वो मैंने शुरुआत वाली परिस्थितियां मैंने बात की आपको, कौन सी परिस्थिति में ये कंपनी जन्म लेती है, एक स्पष्ट दृष्टिकोण और दृढ़ता के साथ वैश्विक प्रभाव डाला जा सकता है और अब दुनिया को, समाज को बदला जा सकता है। दोस्तों, द कंपनी ऑफ अलीबाबा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता तब मिलती है जब एक कंपनी न केवल मुनाफा प्रॉफिट कमाती है, बल्कि समाज को बेहतर बनाने में योगदान देती है। ये विरासत अलीबाबा की छोटे बिजनेस, स्टार्टअप्स और सपने देखने वालों के लिए एक प्रेरणा है, जो दर्शाती है कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ कोई भी कंपनी सीमाओं को तोड़ सकती है। और अलीबाबा की ये यात्रा एक ऐसी कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा के लिए प्रेरित करती रहेगी। और यहीं से हमारी आई बुक को खत्म होती है और मैं उत्साह रखता हूँ आपके सामने। दोस्तों, मेरी ये आई बुक जिसमें मैंने एक विकासशील देश चीन से निकली कंपनी, जिसने बदलाव के अपने अलग विजन के साथ काम किया और पूरी दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी। लेकिन ये यहाँ पर प्रसिद्धि महत्वपूर्ण नहीं थी दोस्तों, बल्कि महत्वपूर्ण तो ये था कि कंपनी ने समाज को बदला, अपने देश को के छोटे छोटे व्यवसायों को एक मंच प्रदान किया और उनकी समृद्धि में योगदान दिया। ये महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों। आप भी कुछ ऐसा तय करो और संकल्प से सिद्धि तक पहुंचो। अगर आपने अभी तक इस पुस्तक से, इस आई बुक से कुछ नहीं सीखा और सिर्फ कहानी का मजा लिया है, तो एक बार ऐसा मैं भी कर सकता हूँ और कैसे कर सकता हूँ, इस भावना के साथ इस आई बुक को फिर से देखो और बदलाव का संकल्प करो दोस्तों। दिल की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत